तो रात के बज रहे हैं 10 और मैं शूट कर रहा हूँ आपके लिए एक PYQs की वन शॉट वीडियो, जिससे आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का जो मार्क्स का वेटेज है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपको पूरे नंबर मिलेंगे इलेक्ट्रिसिटी में। इस वीडियो को देख के आपके कोई भी डाउट नहीं रहने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से कि कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे। इस वीडियो से हम सारे क्वेश्चन देख लेंगे कि कैसे क्वेश्चन आए थे बोर्ड में और आपका जो है सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम फटाफट से वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि आउट ऑफ 60 वाट एंड 40 वाट लैम्प्स विच वन हैज़ अ हायर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। दो बल्ब हैं जिनकी पावर दे रखी है 60 वाट एंड 40 वाट, तो रेजिस्टेंस किसका कम होगा। तो आपको साफ साफ दिख रहा है पहले वाले बल्ब की जो पावर है वो 60 है, यानी पहले वाले बल्ब की पावर ज़्यादा है और दूसरे वाले बल्ब की पावर कम है, 40 वाट है। ठीक है, और हमारा जो पावर का फॉर्मूला होता है वो होता है V²/R। अब यहाँ से R को आप लेफ्ट साइड में भेजेंगे तो आपको मिलेगा R = V²/P। इसका मतलब ये है कि जो रेजिस्टेंस है वो पावर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसकी पावर कम होगी उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी कि हमारा जो 40 वाट लैंप है इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, था ना बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। देखो एमीटर तो हमारा करंट नापता है, बट गैल्वेनोमीटर क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है कि हमारे जो सर्किट में करंट है कि नहीं है। ठीक है, जैसे सपोज ये है हमारा गैल्वेनोमीटर और यहाँ पर इसकी जो नीडल है, ये पॉइंटर है, वो 0 पे है। इसका मतलब है कि जो हमारा सर्किट है उसमें कोई भी करंट नहीं है। अगर ये डिफ्लेक्ट हो रहा है इसका मतलब ये है कि हमारे सर्किट में करंट है। तो सिंपल सा आपने एक लाइन में इसका आंसर लिखना है कि इट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ करंट। ओके, तो ये इतना सा आपने लिखना था और आपको मिल जाते हैं इसमें 1 नंबर। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। शॉर्ट सर्किट के टाइम इलेक्ट्रिक करंट जो है सर्किट में बहुत हैवीली बढ़ जाता है, जिसके कारण जो हमारी जो फ्यूज़ वायर है वो मेल्ट हो जाती है। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि जो हमारा करंट है वो हैवीली इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, हैवीली आपने वर्ड जो है यहाँ पर से चूज़ करना है, ये हैवीली यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका क्या होगा, आंसर होगा 2020 का। बहुत ही ईजी सा ये क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दो बल्ब हैं, एक 100 वाट का बल्ब है और 40 वाट का बल्ब है, उनको सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। द करंट थ्रू द 100 वाट बल्ब इज़ 1 एम्पेयर। 100 वाट के बल्ब में जो करंट है वो 1 एम्पेयर है। ठीक है, तो वो पूछना चाह रहा है कि द करंट थ्रू द 40 वाट बल्ब विल बी। दोनों किस में लगे हुए हैं, सीरीज में। ये है हमारा पहला बल्ब, फिर उसके बाद ये है हमारा दूसरा बल्ब। ठीक है, ये है हमारा पहला बल्ब, ये दूसरा बल्ब, दोनों सीरीज में लगे हैं तो दोनों में सेम करंट जाएगा। और पहले वाले बल्ब में जा रहा है करंट 1 एम्पेयर, तो दूसरे वाले में भी क्या जाएगा, 1 एम्पेयर। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा सेम टू सेम क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास दो बल्ब हैं, एक 12 वाट का, एक 6 वाट का, और दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, अगर हमने इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर रखा है तो जो करंट है वो सेम जाएगा, यानी कि जो करंट जा रहा है 12 वाट में 0.06, वही करंट जाएगा हमारा 6 वाट में। तो इसका 0.06 क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन एक जैसे थे ये वाले, 4 और 5th क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में क्या पूछा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए रजिस्टर इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इफ अदर पैरामीटर्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट रिमेन्स अनअल्टर्ड। अनअल्टर्ड का मतलब होता है कि हमने और बाकी जो भी चीज़ें हैं, जैसे पोटेंशियल है, V की वैल्यू हमने नहीं चेंज करी है। हमें बताना है कि रेजिस्टेंस तो हमारा हाफ हो गया है, तो हमें उसके आगे क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द रजिस्टर विल बिकम। जो हीट प्रोड्यूस हुई है वो कितने टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, हीट का फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे V²/RT। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे कि जो रेजिस्टेंस है वो हाफ हो गया है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या हो गया है, हाफ। तो इसका मतलब हमारा जो नई हीट आएगी वो कितनी आएगी, V²/R/2। ये 2 ऊपर चले जाएगा फिर। ठीक है, ये 2 ऊपर चले जाएगा तो आपको मिल जाएगा 2V²/R × T।
तो 2 टाइम्स हो चुकी है हमारी हीट, ठीक है, 2H लिख देंगे इसको। तो हमारी हीट कितने टाइम्स बढ़ गई है, 2 टाइम्स बढ़ गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर द कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर्स मेड ऑफ एन अलॉय। ये एक जनरल क्वेश्चन है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है इन सारी PYQ सीरीज में, और इसको आप इम्पोर्टेंट टिक कर सकते हैं। हो सकता है ये 2025 के जो पेपर में भी आ सकता है, अभी जो 20 तारीख को पेपर है। तो अलॉय को हम टोस्टर में इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी रजिस्टिविटी हाई होती है, ठीक है। इसकी रजिस्टिविटी क्या होती है, हाई होती है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है। इसी की वजह से हम इसको टोस्टर में यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम इज ड्रॉन आउट सो दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ। हमने लेंथ उसकी डबल कर दी है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इन द न्यू सिचुएशन। नई सिचुएशन में उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो ये क्वेश्चन आया थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। इसमें लेंथ उसकी डबल हो चुकी है, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हमारा लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर लेंथ डबल हो गई है, ठीक है, अगर लेंथ डबल हो गई है तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, ठीक है। तो जो नया रेजिस्टेंस होगा वो कितने टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस। पहले रेजिस्टेंस के डबल हो जाएगा नया वाला रेजिस्टेंस। तो पहला वाला रेजिस्टेंस कितना है, 20। तो 20 से आप क्या करेंगे, 2 से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 40 ओम, ठीक है। 40 ओम क्या होगा इसका आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये वाला क्वेश्चन भी देखो मुझे लग रहा है कि इस बार आ सकता है वाला क्वेश्चन। द वैल्यूज ऑफ I and R and V अक्रॉस द रजिस्टर आर एज गिवन बिलो, ठीक है। V की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पे, और उसके बाद I की वैल्यू हमें दे रखी है। तो हमें क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। तो पहले इसका फटाफट से ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। आपने वैल्यू यहाँ पर ले लेनी है, देखो 0.5 है, 5 है वोल्टेज, यहाँ पर 1.5 है, 2 है, मतलब 0.5 का गैप है V में, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे इस ग्राफ। ये रहा हमारा ग्राफ पेपर। तो आपने यहाँ पर V ले लेना है y एक्सिस में, और x एक्सिस में आपने लेना है I, ठीक है, सिंपल। ये होगी बात क्लियर। तो 0.5 का गैप है, तो आप यहाँ पर ले सकते हैं 0.5, यहाँ पर ले सकते हैं। फाइनल वैल्यू आप देख लेना पहले कितनी है। फाइनल वैल्यू हमारी वोल्टेज की है 5 वोल्ट, ठीक है। तो उसके हिसाब से ही आप यहाँ पर वैल्यू रखना, ठीक है। जैसे सपोज यहाँ पर मैंने रख दी 0.5, यहाँ पर रख देता हूँ मैं 0.5, ठीक है। हर एक तीसरे पे 0.5, फिर उसके बाद यहाँ पर 1, उसके बाद 1.5, फिर उसके बाद है यहाँ पर 1 2 3। यहाँ पर वैल्यू भी लिख देते हैं इसकी, 0.5 है, फिर 1 है, 1.5 है, 2 है, उसके बाद क्या आएगी हमारी 2.5, ठीक है। 1 2 3 पे आएगी, 1 2 3 3.5, 1 2 3, यहाँ पर आएगा 4, फिर उसके बाद यहाँ पर आएगा 4.5, फिर उसके बाद आएगा 1 2 3, यहाँ पर आएगा 5, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, V को यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया, मार्क कर दिया। इसके बाद हमने I की वैल्यूज़ को मार्क करना है। I की वैल्यू कितनी है, 0.1 2 3 4 5 6, फिर उसके बाद 8 है, उसके बाद 1 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 8, फिर उसके बाद 1 है सीधा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 0.1 0.2 0.1 0.2 0.3 ले लेते हैं, फिर उसके बाद 0.4, फिर उसके बाद 0.5, फिर 0.6, फिर 0.7, 0.8, फिर उसके बाद है हमारे पास 1, ठीक है। ये है हमारी I की वैल्यू। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर धीरे धीरे पॉइंट को यहाँ पर हम लोकेट करेंगे। जैसे पहला पॉइंट क्या है, V है 0.5, I है 0.1। तो 0.5 से 0.1 को हमने यहाँ पर क्या करना है, मार्क करना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखेंगे यहाँ पे 1 से 0.2 को मैच करना है, ठीक है। 1 वोल्टेज और 0.2 ये, तो ये यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद है 1.5 से 0.3, 1.5 के साथ 0.3। तो ये वैल्यू आपने मार्क करके सिंपल ग्राफ बनाना है, लेकिन आपने रेजिस्टेंस निकालना है दूसरे तरीके से, ठीक है। आपको एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, ठीक है। ग्राफ तो आपको बना के दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ना प्लॉट है ग्राफ। आप अगर आप सोचना चाह रहे हो कि बिना ग्राफ के भी हम इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं,
तो ऐसी गलती मत करना, ग्राफ निकालने की भी नंबर है, ठीक है। एक नंबर ग्राफ का है, एक नंबर रेजिस्टेंस निकालने का है, ठीक है। तो अगला है 2 0.4, ठीक है। 0.4 और 2 यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा 2.5 के साथ 0.5, 2.5 के साथ है हमारा 0.5, फिर 0.6 के साथ होगा मेरे ख्याल से 3 होगा, ठीक है। उसके बाद 0.7 नहीं है इसमें ना, 0.8 के साथ 4 है सीधा, 0.8 के साथ क्या है 4, तो यहाँ पर इसको मैं मेंशन कर दूँगा, ठीक है। इसके बाद 5 के साथ 1 है, ठीक है। 5 के साथ है 1, तो यहाँ से ये लाइन जा रही है 1 की लाइन जा रही है, और यहाँ पे है 5, यहाँ पे लगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस लाइन को जोड़ देना है, ठीक है। यहाँ से आपने क्या करना है, इस लाइन को जोड़ देना है। तो आपने क्या करना है, देखो ये पॉइंट यहाँ से दूर जा रहा है ना, ये पॉइंट इसमें आ नहीं रहा है ना, ये पॉइंट इस लाइन में नहीं आ रहा, तो इस पॉइंट को आपने अलग कर देना है, ठीक है। और ये जो लाइन है, इस लाइन को यहाँ से जोड़ देना, यहाँ से जोड़ देना, क्योंकि यहाँ इस पार्ट में क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है ना, इस पार्ट में ये पॉइंट जो है अलग रहेगा, ये सेपरेट हो चुका है, इसको अलग कर देना। बस आपने ये वाली जो वैल्यू है इसकी, यहाँ पर जो वोल्टेज है, वोल्टेज की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4, और आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0.8, 0.8, 4, और यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स हैं कितने, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 0.1, 0.5, ठीक है। तो आपने क्या करना है, रेजिस्टेंस जब निकालोगे तो रेजिस्टेंस निकालोगे कैसे, del V अपॉन del I, ठीक है। V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका V2 की वैल्यू, ये I2 की वैल्यू, और ये रहेगा आपका V1, ये रहेगा I1। आप वैल्यू पुट कर दो तो आएगा यहाँ पे 4 माइनस 0.1, और नीचे आएगा 0.8 माइनस 0.1, ठीक है। मैंने शायद ऊपर यहाँ पर लिखना था 0.5 है ना, V1 की वैल्यू 0.5 है ना, तो यहाँ पर 0.5 लिख देना, ठीक है। उसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, दिखने का होगा, अब दिख रहा होगा, ठीक है। ठीक है, अब माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 3.5, 0.8 से आप 0.1 को माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 0.7, पॉइंट से पॉइंट मर जाएगा, 35/7, 7 5 35 होता है, तो 5 ओम के आने वाला है इसका रेजिस्टेंस, ठीक है। आपको ये सेपरेट पॉइंट भी करके दिखाना पड़ेगा ग्राफ में, तभी आपको एक नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। ग्राफ आपका स्ट्रेट बनना चाहिए, एक पॉइंट आपका अलग जाएगा, ठीक है। तो ये था इसका सॉल्यूशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th क्वेश्चन, वाइल स्टडिंग द डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रजिस्टर passing through it. In order to determine the resistance of the resistor, a student took 5 readings for different values of current and plotted a graph between V and I. He got a straight line graph passing through the origin. What does the straight line signify? Write the method of determining the resistance using this graph. ठीक है, V और I की उसने वैल्यू यहाँ पर पॉइंट करिए, 5 रीडिंग उसने, 5 रीडिंग को क्या करा है उसने मेंशन करा है, ये है 5 रीडिंग सपोज, 1 2 3 4, उसके बाद 5, ये 5 रीडिंग है। उसके बाद उसने क्या करा, इसको जोड़ दिया, ठीक है। और वो कहना चाह रहा है कि इससे उसने रेजिस्टेंस निकाला, और मेथड का हमें एक्सप्लेनेशन देना है कि मेथड क्या है जिससे हम रेजिस्टेंस निकाल सकें। तो हमें क्या करना है होगा, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेशियो ऑफ, रेजिस्टेंस को आप क्या लिखेंगे, रेशियो ऑफ V एंड I। V अपॉन I क्या होता है, रेजिस्टेंस, ठीक है। बट यहाँ पर आपने क्या करना है, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन I, जैसे पिछले उसमें किया था ना, पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। तो चेंज इन वोल्टेज आपने लिखना, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट, ठीक है, अपॉन चेंज इन करंट इक्वल्स टू क्या होता है, हमारा रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। इसके बाद उसने ये पूछा है कि व्हाट डज द स्ट्रेट लाइन सिग्निफाई। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन का मतलब ये होता है कि इट इज ओबेइंग
द सर्किट इज ओबेइंग द ओम्स लॉ, ओबेइंग द ओम्स लॉ। अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं होती, एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अगर स्ट्रेट लाइन नहीं होता है VI ग्राफ, ऐसे ग्राफ होता है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा। ओम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये सर्किट है हमारा नॉन ओमिक सर्किट, ठीक है। और जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं वो सर्किट कहलाते हैं ओमिक सर्किट, ओमिक सर्किट्स, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। मेथड भी हमने लिख दिया है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड यू सजेस्ट to a student if while performing an experiment he finds that the pointer or needle of the ammeter and voltmeter do not coincide with the zero mark on the scales when circuit is open, no extra ammeter voltmeter is available in the laboratory। आपके पास एक एमीटर है, ये वाला एमीटर, और इसमें आपके पास जो रीडिंग है ना, जीरो रीडिंग, finds that the pointer needle in the ammeter and voltmeter do not coincide। जो ये एमीटर का पॉइंटर है वो ये ज़ीरो से यहाँ पर पीछे है, ठीक है। एक केस में पीछे है और एक केस में सपोज एमीटर में जीरो से क्या है, आगे, ठीक है, ठीक है। तो ये बोलना चाह रहा है वो कि जब सर्किट ऑन नहीं था, ऑफ था, तब एमीटर की जो रीडिंग है वो ज़ीरो से एक बार पीछे और एक बार ज़ीरो से आगे है, ठीक है। तो आप इस एमीटर से कैसे रीडिंग निकालेंगे? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जब ऐसी कंडीशन आती है तब जो एमीटर है, एमीटर कहलाता है हमारा ज़ीरो एरर एमीटर, ठीक है। हमारा जो एमीटर किस कंडीशन में होता है, हमारा एमीटर ज़ीरो एरर में। और ज़ीरो एरर आपके दो टाइप के, जो ये पहला टाइप है इसमें एरर होगा हमारा पॉजिटिव एरर, ठीक है, क्योंकि ये दो कदम पीछे है ना, दो कदम पीछे। मान लो इसकी जो रीडिंग है वो यहाँ पर आ गई है, यहाँ पर है ज़ीरो, यहाँ पर सपोज 1 एम्पेयर, ठीक है। और इसके बाद इसकी जो रीडिंग है वो इतनी आ रही है जब सर्किट ऑन हो गया, ऑन वाली कंडीशन में। ऑफ में वो पीछे था, जैसे सर्किट ऑन हुआ तो उसकी यहाँ पर आ गई लाइन, पॉइंटर यहाँ पर आ गया। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर ये है 0.1, ये है 0.2, ये है 0.3, बट वो 2 पॉइंट पीछे था पहले, तो हम क्या करेंगे, 2 उसमें प्लस कर देंगे 0 असली रीडिंग क्या होगी इसकी, असली रीडिंग इसकी होगी 0.3 प्लस फर्स्ट केस में जो रीडिंग होगी ना वो क्या होगी, एक्चुअल रीडिंग, या फिर हम बोलते हैं करेक्ट रीडिंग होगी 0.3 में हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये दो लाइन है ना इनका मतलब 0.2 हमें प्लस करना पड़ेगा, और प्लस करके हमें मिलेगा 0.5 एम्पेयर। जो एक्चुअल में करंट था वो कितना था, 0.5 एम्पेयर। तो आपने देखा इसमें हमने 0.2 प्लस किया है, यही 0.2 क्या है, इसमें एरर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पॉजिटिव ज़ीरो एरर इक्वल टू होता है 0.2। तो इसमें आप एक लाइन लिखना कि व्हेन द पॉइंटर इज बिलो द ज़ीरो मार्क देन द एरर इज कॉल्ड पॉजिटिव ज़ीरो एरर। बल्कि आप दूसरे वाले केस में देखेंगे तो दूसरे वाले केस में आपको दिखेगा कि सपोज़ जो पॉइंटर है वो यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है, यहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर 1 एम्पेयर है सपोज, तो आपको यहाँ दिखेगा कि भाई ये यहाँ पर सपोज 0.3 है, तो यहाँ पे 0.3 है, तो यहाँ पर 0.5 आना चाहिए ना, यहाँ पर इसको 0.5 कर देना, ठीक है। जैसे ये है इसको भी आप 0.5 कर देना, यहाँ 0.5 मिलेगा इसको, ठीक है। तो जो रीडिंग है यहाँ पर ये 2 कदम आगे है पहले, और ये जो पॉइंटर है ऑन वाली कंडीशन में इधर पहुँच गया, पहले ये ऑफ था, ठीक है। तो इसका जो रीडिंग होगी एक्चुअल रीडिंग इस वाले केस में, वो रीडिंग कैसे निकालेंगे हम, 0.2 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है, समझ लो। 0.2 हमें माइनस करना पड़ेगा क्योंकि 0.2 एम्पेयर वो पहले से ही आगे है जब वो ऑफ था। तो रीडिंग जो इसकी करेक्ट रीडिंग होगी एमीटर की वो कैसी निकालेंगे हम, 0.5 से हम क्या करेंगे 0.2 माइनस कर देंगे, तो हमें 0.3 मिल जाएगा। तो इस केस में जो जीरो एरर है हमारा वो क्या है, हमारा नेगेटिव ज़ीरो एरर। तो आपने यही बताना है कि भाई जब हमारा
पॉइंटर है वो 0 मार्क्स से अबव होता है तब जो 0 एरर कहलाता है वो कहलाता है नेगेटिव 0 एरर। तो 2 टाइप के एरर हैं, हमने आपको बता दिया एरर। ऐसे ही वोल्ट मीटर में भी होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 लैंप है, एक की पावर है 60 वाट और दूसरी की पावर है 40 वाट, कनेक्टेड इन पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक सप्लाई, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम टू शो द कनेक्शन। सर्किट डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो ए पार्ट का आंसर मैं आपको यही बता देता हूँ। ए पार्ट के आंसर में आप क्या करेंगे, 2 पैरेलल में आप बल्ब बनाएंगे। ठीक है, 2 बल्ब बना देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया हमारा बल्ब। ठीक है, ये हमने पैरेलल कनेक्शन बना दिया और ऑपरेट कर रहे हैं हम किसमें, 220 वोल्ट। ठीक है, हमें सर्किट डायग्राम बनाना था, हमने सर्किट डायग्राम बना चुका है। ठीक है, अब इसके बाद बी पार्ट में क्या पूछ रहा है वो, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट सप्लाई। करंट कितना ड्रॉन हो रहा है। ठीक है, तो करंट ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे करंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले वाले में करंट निकालना पड़ेगा। सपोज इसमें करंट जा रहा है I1, इसमें करंट जा रहा है I2। ठीक है, तो पावर इक्वल टू होता है P1 है हमारे पास 60 वाट और P2 है दूसरे लैम्प की पावर है कितनी, 40 वाट। ठीक है, और वोल्टेज दोनों में कितना है, वोल्टेज दोनों में है 220, इसमें भी क्या है 220 वोल्ट। अब पावर इक्वल टू होता है VI। ठीक है, जो पहली पावर होगी वो क्या होगी, VI1 और दूसरी वाली पावर होगी VI2। ठीक है, तो I1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास P1/V और P1 की वैल्यू कितनी है 60, V1 की वैल्यू है हमारा 220। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा 0 0 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ 2 3 जा 2 1 जा 2 1। ठीक है, तो 3/1 11 एम्पेयर आ जाएगा। फिर I2 निकालना है, I2 इक्वल टू होगा P2/V। ठीक है, और P2 की वैल्यू कितनी है 40 और V की वैल्यू है 220। 0 0 कट जाएगा, तो 2 2 जा 4 2 11, 2/11 क्या आने वाला है इसका I2। दोनों में करंट आ गया। अब हमें टोटल करंट निकालना है। टोटल करंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, I1 और I2 को प्लस कर देंगे। ठीक है, टोटल करंट इक्वल टू होगा I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, तो दोनों को प्लस करेंगे हम, तो 3/11 प्लस 2/11 इक्वल टू आएगा 5/11 एम्पेयर। बस आसानी से निकल गया ना। तो कैलकुलेट द करंट वाला जो पार्ट था वो तो हो चुका है, ये भी हो चुका है। अब सी पार्ट करना है हमें। सी पार्ट में क्या लिखा है, कैलकुलेट द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द 2 लैम्प्स टुगेदर व्हेन दे ऑपरेट फॉर 1 आवर। कैलकुलेट द टोटल एनर्जी। देखो एनर्जी का जो फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे वो लगाएंगे हम टोटल पावर इनटू टोटल टाइम। टोटल पावर कितनी है हमारे पास, एक की 40 है, एक की हमारे पास 60 है शायद ना, 40 और 60 है, दोनों को प्लस कर दिया। और ये वाट में है और टाइम किस में है, आवर में। कितना आवर है टाइम देखो जरा कितना आवर है, 2 लैम्प्स टुगेदर फॉर 1 आवर। हाँ 1 आवर है तो 1 लिख देंगे, 1 आवर। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 100 वाट। इसको हम किलोवाट में करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ किलोवाट लिख देंगे। ठीक है, और 1 आवर तो है ही, तो हमारा आंसर आने वाला है यहाँ पे 100 से 1000 को डिवाइड कर दिया, 0 0 कट गया, हमें मिल जाएगा 0.1 किलोवाट आवर। ठीक है, ये रहने वाली है हमारी टोटल एनर्जी। ठीक है, और हमारे जो क्वेश्चन के तीनों पार्ट हो चुके हैं, 3 नंबर आपके सिक्योर हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 2 रजिस्टर्स विथ रेजिस्टेंसेस 5 ओम एंड 10 ओम respectively are to be connected to a battery of EMF 6 volt so as to obtain how will you connect the resistances in each case, minimum current maximum current। तो बताओ भाई, 2 रजिस्टर हैं आपके पास 5 ओम और 10 ओम के। ठीक है, और आपको मिनिमम करंट चाहिए। ठीक है, मिनिमम करंट कब होगा, ओम्स लॉ लगाएंगे अगर हम, तो करंट इक्वल टू होता है V/R, V इक्वल टू IR होता है। तो करंट किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट मिनिमम होगा। ठीक है, और अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट मैक्सिमम होगा। ठीक है, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है सीरीज में। तो फर्स्ट वाले केस में हमें करंट कितना चाहिए, मिनिमम चाहिए, कम से कम करंट जाना चाहिए। करंट कम करना है तो रेजिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा। रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए हम रेजिस्टेंस को किस में लगा देंगे, सीरीज में लगा देंगे। रेजिस्टेंस किस में लगा देंगे, हम सीरीज में लगा देंगे। तो ये रहेगा हमारा डायग्राम 6 वोल्ट पहले वाले की।
5 ओम और ये है 10। ठीक है, इसको आप R1 मान लेंगे, इसको R2 मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा केस है। दूसरे केस में क्या है हमारे पास, मैक्सिमम करंट फ्लोइंग। मैक्सिमम करंट निकालने के लिए हमें रेजिस्टेंस कम करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस कम करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को पैरेलल में जोड़ देंगे। ये R1 इधर, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रहेगा R2। ठीक है, यहाँ पर रहेगी आपकी बैटरी 6 वोल्ट। तो ये हो गए आपके दोनों पार्ट के आंसर। अब है हमारे पास बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द टोटल करंट इन द सर्किट इन द 2 केसेस। दोनों केसेस में आपने करंट निकालना है। तो क्या करोगे आप, पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालोगे। टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर सीरीज में तो आता है R1 + R2, बस प्लस कर दो, कोई बात, 5 + 10 15 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर करंट निकालना है आपको, टोटल करंट, तो करंट की वैल्यू कितनी होती है, V/R। V की वैल्यू है 6 और ये है 15, तो आपको मिल जाएगा 2 3 2 जा 3 5.2 यानी कि 0.4 एम्पेयर। ठीक है, उसके बाद इधर देखेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस इधर आएगा हमारा R1 R2 अपन R1 + R2। ठीक है, R1 की वैल्यू है हमारे पास 5 और R2 की है 10। 5 × 10 अपॉन 5 + 10। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कितना आएगा आपके पास, 5 × 10, 5 + 10 15 हो जाएगा, 5 3 जा, तो 10/3 क्या है रेजिस्टेंस। करंट निकालना है, करंट की वैल्यू होती है V/R। V की वैल्यू कितनी है 6 और रेजिस्टेंस की वैल्यू है 10/3, तो 3 ऊपर चल जाएगा, 3 6 18/10 यानी कि 1.8 एम्पेयर। ठीक है, तो यहाँ करंट हो गया मैक्सिमम, यहाँ करंट हो गया मिनिमम। ठीक है, तो ये था हमारा दोनों पार्ट का आंसर। करंट भी निकाल दिया। पढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन में, जल्दी जल्दी करते हैं। राइट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास एक रजिस्टर है जिसमें करंट दौड़ रहा है। ठीक है, जब ये करंट दौड़ता है तो ये जो रेजिस्टेंस है ये हीट अप होता है, ये गर्म होता है, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है I²RT। ठीक है, और इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, तो आप इसको तो लिख सकते हैं आराम से अपनी लैंग्वेज बना के। उसके बाद मैं न्यूमेरिकल कराता हूँ। मेन चीज़ जो है, 2 लैंप हैं 100 वाट के और 220 वोल्ट में ये कनेक्ट हो रखा है, एंड द अदर 60 वाट एंड 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई। फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द 2 बल्ब्स फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट। सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट है और दोनों बल्ब को 100 वाट के और 60 वाट के बल्ब को हमने पैरेलल में जोड़ा है। फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द 2 बल्ब्स फ्रॉम द लाइन। दोनों में जो करंट होगा वो अलग अलग होगा क्योंकि दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं ना। ये है हमारा 2 बल्ब हैं, इसको भी बल्ब बना देता हूँ मैं। ये बल्ब, ठीक है, 2 बल्ब हैं हमारे और इसको पैरेलल में जोड़ रखा है हमने। और बैटरी है हमारी कितनी, 220 वोल्ट। ठीक है, और ये है हमारा करंट। पहले बल्ब में जा रहा है सपोज करंट I1, दूसरे बल्ब में जा रहा है सपोज I2। I1 और I2 की वैल्यू हमें निकालनी है, वोल्टेज सेम है दोनों। ठीक है, तो I1 I2 की वैल्यू हमने अभी पहले भी निकालने सीखा था। दोनों की पावर दे रखी है ना हमें। एक की पावर है शायद 40, एक की पावर है 60 और दूसरे वाली की पावर है हमारी 100। दूसरे वाले की कितनी है, 100। तो पहले वाले में करंट कितना जाएगा, पहले वाले में करंट जाएगा हमारा P1/V, क्योंकि P = VI होता है। दूसरे वाले में करंट कितना जाएगा, P2/V। हमने फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया है, पावर = VI। अब पहले वाले की पावर है 60, वोल्टेज है नीचे 220। दूसरे वाले में पावर है 100 और नीचे वोल्टेज है 220। ठीक है, तो ये है I1 I2 की वैल्यू। तो I1 की वैल्यू आप निकालोगे, आपको देखो यहाँ 0 0 कट जाएगा, ये 220 है, हाँ गलती से लिख दिया, 2 3 जा 211, 3/11 एम्पेयर आएगा यहाँ पे। और दूसरी जगह में कितना आएगा, 0 0 कट जाएगा, 2 5 जा 211, 5/11 है। दोनों करंट की वैल्यू हमारी आ चुकी है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इन द शेप ऑफ वायर डिपेंड्स। रेजिस्टेंस किस किस पे चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो आप लिखेंगे रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ। ठीक है, दूसरा पॉइंट रहेगा रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, 2 चीज़ें हैं, आप इस 2 चीज़ें भी लिख सकते हैं। उसके बाद बी पॉइंट में क्या लिखा है,
बी पार्ट में लिखा है वाई आर मेटल्स गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेरियस ग्लास इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इस वाले में आंसर में लिखोगे कि मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ग्लास के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसीलिए हमारा ग्लास क्या है, बैड कंडक्टर। बस इतना लिखना है आपने। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बिकॉज मेटल्स कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स which is less in ग्लास में बहुत कम होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से वो बैड कंडक्टर कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा सी पार्ट में लिखा है एलॉयज को हम हीटिंग डिवाइस में क्यों यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन देखो पहले भी आया था, रिपीट हुआ है तो दूसरी बार, तो इसका आंसर मैं लिखवा देता हूँ आपको, और पहले भी लिखवाया था, क्योंकि इसकी रजिस्टिविटी क्या होती है, हाई। ठीक है, इसकी रजिस्टिविटी क्या होती है, हाई, और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है इसका, हाई होता है। ये क्वेश्चन देखो 2024 में भी आया, आगे आप देखेंगे 2024 में आया, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शो हाउ वुड यू ज्वाइन 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम सो दैट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 13 ओम। ठीक है, तो आपके पास 3 रेजिस्टेंस है 9 ओम के, तो अगर आप 2 रेजिस्टेंस को पैरेलल लगाते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस उसका हो जाता है कितना, टोटल रेजिस्टेंस उसका हाफ हो जाता है। अगर आप सीरीज़ में लगा दोगे 9 ओम, तो इसका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा ना, टोटल रेजिस्टेंस आएगा आपके पास 9 × 9 अपॉन 9 + 9, या हाफ भी कर सकते हैं, फिर उसके बाद 9 प्लस हो जाएगा। 9 का हाफ कर लो इसको ना, ये जो है 9 का हाफ करके आएगा, 9 का हाफ कर देना सीधा, बस 9 का हाफ करोगे आपको मिलेगा 4.5 + 9 आपको मिलेगा 13.5 ओम। तो ये अप्रॉक्स इसके बराबर है। ठीक है, 13 ओम। तो ये क्वेश्चन रेयर क्वेश्चन था, इसमें 13 एग्जैक्टली आएगा ही नहीं आपका, 13.5 ओम आ गया है, इसी को आंसर आपने ठहराना है। ठीक है, ठीक है, तो अब आपको चाहिए 6 ओम। दूसरे पार्ट में क्या चाहिए, 6 ओम चाहिए। तो 6 ओम के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं देखो इसमें 2 को तो मैं लगा देता हूँ सीरीज़ में, 2 को लगा देता हूँ मैं सीरीज़ में, जो कि 9 + 9 18 हो जाएगा, 9 ओम और 9, और एक रहेगा हमारा पैरेलल जो कि होगा 9। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि टोटल रेजिस्टेंस होने वाला है इसका 9 + 9 18 हो जाएगा, 18 × 9 करना है अपॉन 18 + 9 कर देना। ठीक है, 18 + 9 हो जाएगा आपका 17, 18 + 9, अच्छा, और 18 × 9 रहेगा यहाँ पे। अब ये तो डिवाइड होगा नहीं वैसे, 18 और 17 कटेंगे, 18 9 27 होना था ना, मैं भी क्या कैसे प्लस कर रहा हूँ, 18 + 9 27 होगा, फिर 9 3 जा और 3 6 जा, तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा आपका 6 ओम, जो कि हमें चाहिए था। ठीक है, तो इस तरीके से ये 16 क्वेश्चन में हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टेट द रिलेशन कोरिलेटिंग द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर एंड द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इट, आल्सो ड्रॉ अ ग्राफ टू शो दिस रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशनशिप शो करने के लिए आप क्या करेंगे, ऐसे इसका ग्राफ बना देंगे, VI ग्राफ। ठीक है, और V और I में रिलेशन क्या होता है, V = IR, V = IR, ये रिलेशन हो गया। उसके बाद अगला पार्ट है इसका, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इफ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर इज 0.35 एम्पेयर एंड व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1.4 वोल्ट। ठीक है, अब V = होता है IR, हमें निकालना क्या है, फाइंड द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, V/I, V की वैल्यू क्या है 1.4 और I की वैल्यू है हमारी 0.35, तो 140 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 35। ठीक है, अब 7 से आप काट देंगे दोनों साइड, 7 5 × 35, 7 2 × 40, ये आ जाएगा आपके पास 20/5 आ जाएगा आपका 4, तो 4 ओम क्या होने वाला है हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये हो गया इसका बी पार्ट भी हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुँचते हैं। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग मैंने आपको पहले बता दिया है, और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या होती है, H = I²RT। कंप्यूट द हीट जनरेटेड, तो इसको भी आप रिपीटेड क्वेश्चन में मार्क कर लेना, ये रिपीट हो रहा है जूल्स लॉ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है कि हीट जनरेटेड निकालनी है 9600 क्या है कूलाम, 1000 क्या दे रखा है हमें, कूलाम चार्ज दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है कितना, 40 वोल्ट। ठीक है, तो इसको खुद ट्राई करके देखो पहले अभी। ठीक है, कोशिश करो, कर सकते हो। उसके बाद मैं बताता हूँ, वीडियो को पॉज करो, उसके बाद
करने की कोशिश करो इसको। रात के बज रहे हैं 10:30, मैं बना रहा हूँ आपके लिए वीडियो, ठीक है। तो आपने हीट निकालनी है, तो हीट का फॉर्मूला होता है सिंपली, हीट का फॉर्मूला होता है VIT होता है ना, VIT, इस फॉर्मूला लगाना। और I इंटू टी एक स्पेशल चीज़ होती है, आपको बताऊँ मैं, करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम होता है ना, तो Q इक्वल्स टू IT हो जाएगा, ठीक है। IT की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Q, और V की वैल्यू आपको दिख रही है 40, V की वैल्यू कितनी देखिए 40, और Q की वैल्यू कितनी 96,000। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, 96,000 मल्टीप्लाई विथ 40, इसको मैं मल्टीप्लाई करके बताता हूँ आपको। आंसर आएगा आपके पास 3840, उसके बाद 3 0 और, ठीक है। तो इतनी जूल हीट निकलेगी आपकी, ठीक है। तो ये बी पार्ट भी हो चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 19 क्वेश्चन, स्टेट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस इफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर इज कांस्टेंट सच एज टेम्परेचर, strain, stress at constant physical condition, potential difference between the two ends of the conductor is directly proportional to current flowing through the conductor, ठीक है। तो इसके बाद V इक्वल टू क्या होता है, IR आ जाता है, जो R क्या है, कांस्टेंट होता है, जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर उसके बाद 1 ओम को डिफाइन करना है। 1 ओम को यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। 1 ओम, देखो करंट इक्वल टू होता है V अपॉन R। यहाँ आपको सिंपली लिखना है V जब 1 वोल्ट होगा और रेजिस्टेंस 1 ओम होगा। रेजिस्टेंस 1 ओम तो नहीं होगा, सॉरी, मैंने यार रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनाना है। अगर रेजिस्टेंस पूछा ना आपसे, 1 ओम पूछा है कि 1 ओम क्या होता है, तो आपने पहले रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। मैंने I का लिख दिया गलती, तो R इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर V अपॉन I। तो I हमें 1 एम्पेयर लेना है, तो आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा 1 ओम, ठीक है। V की वैल्यू 1 है, I की वैल्यू 1 है। तो आपने इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह बनानी है, अपने आप से ही बना सकते हैं, जरूरी नहीं है रट्टा मानना है। तो इसमें आपने ये लिखना है कि व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज 1 एम्पेयर, देन द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर इज नोन एज 1 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगी इसकी डेफिनेशन। और सी पार्ट में लिख रखा है उसमें, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर थ्रू विच current of 0.5 ampere flows when a potential difference of 2 volt is applied। वोल्टेज दे रखा है हमें कितना, 2 वोल्ट, और करंट की वैल्यू दे रखी है 0.5 एम्पेयर। करंट की वैल्यू कितनी है, 0.5 एम्पेयर। रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है V अपॉन I। V की वैल्यू है 2 को आपने क्या करना है 0.5 से डिवाइड, तो आपको मिलेगा 20/5, 5 4 या, तो 4 ओम क्या होने वाला है, हमारा रेजिस्टेंस होने वाला है इस वायर का, ठीक है। फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ ए गिवन मटेरियल डिपेंड्स। तो ये क्वेश्चन को भी आप टिक मार लेना, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, ठीक है। जो रेजिस्टेंस है हमारा किस पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द वायर कंडक्टर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। और रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर में भी डिपेंड करता है कंडक्टर के लिए, ठीक है। कंडक्टर है ना, सेमी कंडक्टर तो है नहीं, तो रेजिस्टेंस हमारा टेम्परेचर के साथ क्या होता है, बढ़ता जाता है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल। उसके बाद बी पार्ट में लिखा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर 0.01 सेंटीमीटर रेडियस दे रखा है इसमें, ठीक है। रेडियस कितना है, 0.01 सेंटीमीटर। इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻² सेंटीमीटर। इसको मीटर में भी करना पड़ेगा, तो 10⁻² को 100 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, तो ये मीटर हो जाएगा। तो R की वैल्यू टोटल हो जाएगी 10⁻4 मीटर, ठीक है। R की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, 10 ओम। रेजिस्टेंस कितना, 10 ओम। इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर इज, रेजिस्टिविटी कितनी दे रखी है, 50 × 10⁻8 ओम मीटर। रेजिस्टिविटी भी आ गई। लेंथ निकालनी है हमें बस, तो फटाफट से लेंथ निकालते हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ρl अपॉन ए, ठीक है। तो लेंथ की वैल्यू होगी RA अपॉन रो, ठीक है। R की वैल्यू है हमारी 10, और एरिया कितना होता है हमारा πr², और रेजिस्टिविटी है हमारी 50 × 10⁻⁻8, ठीक है। अब क्या करना है आपको, पाई की वैल्यू रखनी है 3.14, और 10 को आप सेपरेटली यहाँ रखो, और जो है 10⁻1 रहेगी, और नीचे से आ रहा है +8,
ठीक है, और ये है 50। पाई की वैल्यू तो रख दी हमने, आर कितना है 10 की पावर -4 शायद, हाँ 10 की पावर -4 का स्क्वायर, तो आपको मिल जाएगा 3.14 इंटू, यहाँ से एक काम करते हैं ना, जो हमारा 10 था इससे 0 से 0 काट देते हैं, तो ये रहेगा ही नहीं, अब ये चीज़ हट जाएगी, ठीक है। 10 की पावर क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी, ठीक है, 10 की पावर 8 हो जाएगी, क्योंकि हमने 10 से इसका 0 काट दिया, ठीक है। अब ये जो है ना यहाँ पर जो है लेंथ आने वाली जैसे 3.14/5 है, इंटू 10 की पावर यहाँ 8 है, और 10 की पावर यहाँ -8 है, समझ लो। 4 को 2 से इंटू किया, -8 आ गई। अब 8 से -8 पावर कट जाएगी जब ये होगा प्लस होगा, और उसके बाद 5 से हम 3.14 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 0.5 6 30 14 5 2 10 40 5 8 40 0.628 मीटर क्या रहने वाली है हमारी लेंथ रहने वाली है, ठीक है। कुछ गलती तो नहीं हुई इसमें, देख लेना एक बार, चेक कर लेना, बाकी सब सही लग रहा है मुझे तो। रेडियस हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया, आर का स्क्वायर भी कर दिया, ठीक है। तो ये 0.628 मीटर क्या होने वाली है इसकी लेंथ होने वाली है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। देखो इलेक्ट्रिक पावर मतलब होता है कि हमारी जो एनर्जी है वो किस स्पीड से कंज्यूम हो रही है, ठीक है। रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क करने की स्पीड की रफ्तार को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। एसआई यूनिट लिखनी है, इलेक्ट्रिक पावर की एसआई यूनिट होती है हमारी वाट, ओके। उसके बाद लिखा है इलेक्ट्रिक केटल ऑफ 2 किलोवाट। बी पार्ट में हमें पावर दे रखी है इसकी 2 किलोवाट, इट मीन्स इट इज़ 2000 वाट, यूज फॉर 2 आवर, टाइम है 2 आवर। कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर में निकालना है। तो पावर हमारी किलोवाट में है, 2 किलोवाट है, और एनर्जी हमें निकालनी है। एनर्जी का फार्मूला पावर इंटू टाइम लगाएंगे दोनों केस में। तो पहले किलोवाट आवर में निकाल देते हैं, पावर है 2 किलोवाट, टाइम है 2 आवर, तो हमें मिल जाएगा 4 किलोवाट आवर, ठीक है। अगर आपको 1 किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करना है ना, तो आपको ये नंबर याद रखना पड़ेगा, 3.6 इंटू 10 की पावर 6। अब हमारे पास 4 किलोवाट है, तो 4 को हम 3.6 इंटू 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 4 6 होता है 24, 4 6 24, 2 कैरी, ये 3 है, ठीक है, कन्फ्यूज मत होना। तो 4 6 24, 2 कैरी, 4 6 12 प्लस 2 14, तो 14.4 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स क्या होगा, बी पार्ट का आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट I flowing for a time interval t through a resistor R having potential difference V across its ends, with which name is the relation known, how much heat will an instrument of, ये तो दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट ही निपटा लेते हैं पहले। हमें एक्सप्रेशन ड्राइव करना है हीट प्रोड्यूस के लिए, ठीक है। और 2010 में ये आ रखा है, और ये 2024 में भी आया, ठीक है। 2010 आप लगा सकते हो, 14 साल पुराना क्वेश्चन 2024 में आ रहा है दोबारा से, तो 14 साल वाला पुराना क्वेश्चन जो है रिपीट हो सकता है। तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है आज की वीडियो की। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने यहाँ एक सर्किट बनाना है, ठीक है। सर्किट में आपने एक रजिस्टर मेंशन करना है, और यहाँ पर है इसका पोटेंशियल, और यहाँ से जा रहा है, पोटेंशियल है V, चार्ज जा रहा है Q, तो वर्क डन होगा Q इंटू V, ठीक है। यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, क्योंकि पोटेंशियल इक्वल टू होता है वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क डन कितना किया है इस सर्किट ने, Q इंटू V, और Q की वैल्यू होती है IT, ठीक है। Q की वैल्यू होती है IT, और V की वैल्यू होती है IR। बस अब हमारा जो है कंप्लीट हो गया डेरिवेशन। I से I इंटू हो जाएगा, हमें मिल जाएगा I² RT। जो ये वर्क डन है, यही हमारा वर्क डन कन्वर्ट होता है हीट की फॉर्म में। आपने ये सब चीज़ बातें लिखनी है वहाँ पे, ठीक है। हीट इक्वल्स टू होगा I² RT, ठीक है। अब आ जाना है आपने मेन क्वेश्चन में, बी पार्ट वाले क्वेश्चन में। बी में लिखा है कि हाउ मच हीट विल एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ 12 वाट, पावर दे रखी है 12 वाट, प्रोड्यूस इन 1 मिनट इफ इट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट।
बैटरी की वोल्टेज दे रखी है हमें कितनी, 12 वोल्ट, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, 1 मिनट दे रखा है टाइम, ठीक है। टाइम कितना दे रखा है, 1 मिनट। तो 1 मिनट को आप फटाफट से सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, तो 1 मिनट में 60 सेकंड। वोल्टेज है हमारा 12 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद हमें आई की वैल्यू देखनी है, आई की वैल्यू है हमारे पास तो ठीक है, वरना तो हीट के फार्मूले को हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। हीट का फार्मूला कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका v²/r इंटू टी, ठीक है। इस फार्मूले को आप लगाओगे तो हीट का फार्मूला फटाफट से लगा दो, v का स्क्वायर कर दो, v यानी 12, 12 का स्क्वायर अपॉन r। r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू आप देखेंगे ऊपर से, r की वैल्यू नहीं पता ना, r तो नहीं पता, पावर पता है, 12 वोल्ट, 12 वाट पावर पता है ना। तो हीट का फार्मूला एक वही लगा लेते हैं सीधा, पावर इंटू, हीट का एक फार्मूला भी होता है पावर इंटू टाइम। पावर है 12 वाट और टाइम है हमारा 60 सेकेंड। तो 60 को आप 12 से इंटू कर देना, 6 2 12, 672 आ जाएगा, 720 जूल क्या होगा इसका, हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये था तरीका। बहुत सारे आपके पास फार्मूले हैं हीट के, तो मेरे ख्याल से 4 फार्मूले होंगे मेन, तो उनको आप सही से इस्तेमाल करना कि जो इस्तेमाल होगा हो रहा होगा उसी को इस्तेमाल करना, ठीक है, ताकि जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए लेबल्ड सर्किट डायग्राम हाउ विल यू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3 ज्वाइन इन द पैरेलल। R1 R2 R3 को ज्वाइन कर रखा है पैरेलल में, और कैसे तुम पूरा टोटल रेजिस्टेंस निकालोगे। आल्सो मेंशन हाउ यू विल कनेक्ट द एमीटर एंड द वोल्टमीटर इन द सर्किट when measuring the current in the circuit and the potential difference across one of 3 resistors of the combination, ठीक है। तो एमीटर और वोल्टमीटर को कैसे जोड़ोगे आप, वो भी यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। और 3 रेजिस्टर को आपने क्या करना है, पैरेलल में लगाना है, ठीक है। तो ऐसे लगाएंगे आप पैरेलल में, ये। उसके बाद अगर हम वोल्टमीटर की बात करें तो वोल्टमीटर आप यहाँ पर ऐसे लगा देंगे, आप वोल्टेज नापना है। ये सपोज R1 है, ये R2 है, R3। वोल्टमीटर हम पैरेलल में होता है ना, इसलिए पैरेलल में लगा देंगे। और एमीटर हमारा किस में होता है, सीरीज़ में, तो यहाँ पर हमारी रहेगी बैटरी, बैटरी के साथ हमारा जो है एमीटर सीरीज़ में आ गया, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आपको बताना है। तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, 1/R = 1/R1 1 + 1/R2 + 1/R3। ये फार्मूला से आप क्या करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। और मेंशन हाउ वोल्टमीटर इज कनेक्टेड, तो उसमें लैंग्वेज में आपने लिखना है कि वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। ठीक है, बस तो ये होगा हमारा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ सुटेबल सर्किट डायग्राम प्रूव दैट, इसमें प्रूव आ चुका है, प्रूव दैट रेसिप्रोकल ऑफ ए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंसेस जॉइंड इन पैरेलल इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। यानी कि जो हमने अभी सर्किट बनाया था ऊपर, यानी कि 3 पैरेलल रेजिस्टेंस है, इसमें जो फार्मूला हमने लिखा था ऊपर, उस फार्मूले को ड्राइव करना है। ऊपर जो फार्मूला लिखा था ना हमने, उसको ड्राइव करना है, ठीक है। तो पैरेलल में आप यही बात याद रखना कि जो हमारा पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, तीनों जगह सेम होगा, ठीक है। ये प्लस है, ये माइनस। यहाँ से आपका करंट गया और ये करंट आपका डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर करंट जाएगा I1, यहाँ जाएगा I2, और यहाँ जाएगा आपका I3, ठीक है। तो टोटल करंट इक्वल टू होगा I1 + I2 + I3, ठीक है। अगर टोटल वोल्टेज V है तो I का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे V/R, ठीक है। ऐसे ही I1 के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, V/R1। यहाँ पर आएगा आपके पास V/R आएगा, प्लस यहाँ पर आएगा V/R2 प्लस V/R3, ठीक है। इसके बाद सब जगह से आपने क्या करना है, V को काट देना है, ठीक है। V को कॉमन लेंगे और यहाँ से कट हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ठीक है। ये है हमारा फॉर्मूला। तो प्रूफ तो हमने कर दिया, लेकिन दूसरा पार्ट भी है इसका, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है, इन इलेक्ट्रिक सर्किट 2 रजिस्टर्स, बी पार्ट इसका मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। 2 रेजिस्टेंस हैं, पहला रेजिस्टेंस है 12 ओम का और 2 रेजिस्टर्स ऑफ 12, अच्छा दूसरा रेजिस्टेंस भी 12 ओम। फिर लिखा है पैरेलल टू अ 6 वोल्ट बैटरी।
पैरेलल वोल्टेज, पैरेलल में अगर हम दो रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं ना और दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर सेम है तो टोटल रेजिस्टेंस आता है हमारा उसका हाफ। ठीक है, 12 का हाफ कर देना, 6 ओम आ गया हमारा टोटल रेजिस्टेंस। बैटरी भी हमारी 6 वोल्ट की है। हमें बताना करंट कितना निकलेगा बैटरी से। करंट का फॉर्मूला होता है V/R। V और R दोनों 6 है। ठीक है, 6 से कट जाएगा, 1 एम्पेयर के आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। ये जो लैम्प है इसका रेजिस्टेंस है 20 ओम और उसके बाद जो रेजिस्टेंस है उसका 4 ओम है। ठीक है, इसको आप R1 मान लो, इसको R2 मान लो। ठीक है, बैटरी का वोल्टेज है 6 वोल्ट। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो ए पार्ट तो ऐसे ही हो जाएगा आपका, दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में लगे, R1 + R2 करना है, बस प्लस आना चाहिए आपको। 4 + 20 हो जाएगा 24 ओम आने वाला है हमारा पहले का आंसर। फिर बी पार्ट देखते हैं, द करंट थ्रू द सर्किट। करंट निकालना है तो I = होता है V/R। V की वैल्यू है 6, R की वैल्यू है 24, 6 4 जा तो 1/4 एम्पेयर के रहने वाला हमारा करंट रहेगा। फिर सी पार्ट है, सी के हमारे 2 पार्ट है। इलेक्ट्रिक लैम्प में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, यानी कि V1 और V2। V1 V2 निकालने के लिए हमें फर्स्ट पार्ट में निकालना है V2 निकालेंगे तो देखो सीरीज में करंट सेम जाता है, ये करंट जो है ना सेम जाएगा। ठीक है, तो IR1 आएगा, IR2 आ जाएगा यहाँ। R2 की वैल्यू है 20, I की वैल्यू 1/4, तो 20 × 1/4 4 5 है, तो 5 वोल्ट के आने वाला है V2। ठीक है, इसके बाद V1 निकालना है हमें, कंडक्टर में निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो V1 आएगा IR। I की वैल्यू है 1/4, R1 की वैल्यू है 4 से 4 कट जाएगा, 1 एम्पेयर के आने वाला, 1 एम्पेयर लिख दिया मैंने, सॉरी 1 वोल्ट आएगा। ठीक है, 1 वोल्ट क्या रहने वाला हमारा पोटेंशियल डिफरेंस रहने वाला कंडक्टर में। तो इसके बाद पावर ऑफ द लैम्प की पावर निकालनी है, तो पावर का फॉर्मूला होता है हमारा I² R2 आ जाएगा, तो 1/4 का स्क्वायर। R2 की वैल्यू कितनी है 20, हाँ 20 है। ठीक है, तो आ जाएगा आपके पास 20/16। ठीक है ना, 20/16 आ जाएगा। 20/16 को आप डिवाइड भी कर सकते हैं, 4 5 या 4 4 या। ठीक है, उसके बाद 1.25 वाट आपको मिल जाएगा पावर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पावर भी निकाल दी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ इज इलेक्ट्रिक करंट रिलेटेड टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द कंडक्टर। ड्रॉ अ रिलेबल सर्किट डायग्राम टू वेरीफाई दिस रिलेशनशिप। सर्किट डायग्राम बनाना है और हमें ये बताना है कि हाउ इज इलेक्ट्रिक करंट रिलेटेड टू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो जमाई भी आने लगी, नींद भी आने लगी, लेकिन मैं आपकी जो ये वीडियो है वो कंप्लीट करके रहूँगा। ठीक है, हाउ इज इलेक्ट्रिक करंट रिलेटेड टू द पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस से कैसे रिलेटेड। तो इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू होता है V/R। ये है हमारा फॉर्मूला जो कि हमारा रिलेशन बता रहा है पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस के बीच। ठीक है, इसके बाद उसने पूछा है कि ड्रॉ ए लेवल डायग्राम टू वेरीफाई दिस रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए एक सर्किट डायग्राम बनता है जो आपने प्रैक्टिकल में करा होगा। ठीक है, तो ये है हमारा सपोज रजिस्टर, इस रजिस्टर के पैरेलल लगेगा आपका वोल्ट मीटर। ठीक है, और सीरीज में हम लगा देंगे क्या एमीटर। ठीक है, सीरीज में क्या लगा देंगे एमीटर। उसके बाद एक की भी रहेगी यहाँ पे और एक क्या रहेगा रियोस्टेट। तो ये है सर्किट डायग्राम जिसकी मदद से हम I और V की वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद रेजिस्टेंस निकलता है। उसके बाद सेकंड पार्ट में हमें पूछा गया है कि वाई शुड एन एमीटर हैव लो रेजिस्टेंस। अगर एमीटर का रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा तो लिख लेना, लिखो, चलो मैं लिखवाता हूँ तुम्हें। इफ़ एमीटर विल हैव हाई रेजिस्टेंस देन टोटल current will not pass through the ammeter and ammeter will show the incorrect reading of current। ठीक है, अब इसको थोड़ा हिंदी में समझा देता हूँ। अगर एमीटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो पूरा करंट वहाँ से एमीटर से पास नहीं हो पाएगा, और पूरा करंट पास नहीं हो पाएगा तो क्या होगा कि जो एमीटर है वो गलत वैल्यू बताएगा करंट की। ठीक है, वो जितना करंट गया होगा उससे कम बताएगा क्योंकि सारा करंट तो जा नहीं पाएगा। इसलिए एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है हमारा
2 VI ग्राफ्स, 2 VI ग्राफ्स दे रखे हैं ए और बी के कॉम्बिनेशन, गिविंग रीजन स्टेट विच ग्राफ शोज सीरीज एंड विच शोज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2023 में आ रखा है, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो सीरीज़ में हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। सीरीज़ में क्या होता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा, और पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। और हमारा जो ये ग्राफ है ये IV ग्राफ है, ठीक है। I यहाँ पे है, यहाँ V है, ठीक है। तो IV ग्राफ में जिसका एंगल कम होता है, यानी कि जिसका स्लोप कम होता है, जिसका स्लोप कम होता है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, ठीक है। यानी कि A का रेजिस्टेंस ज़्यादा है और B का जो है एंगल है वो ज़्यादा है, स्लोप ज़्यादा होगा। स्लोप ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा, रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। क्योंकि IV ग्राफ के लिए जो रेजिस्टेंस है वो स्लोप के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो इसका मतलब A का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसका मतलब A वाला जो हुआ हमारा वो कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल में कौन लगा है, B वाला, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा जो आंसर है वो हो गया कंप्लीट। 27th क्वेश्चन में आ जाते हैं। 27th क्वेश्चन हमारा, व्हेन वी कनेक्ट टू मैनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस टू अ सिंगल सॉकेट इन अ सर्किट हैविंग अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ करंट रेटिंग। एक सॉकेट है जिसकी करंट रेटिंग है सपोज 5 एम्पेयर, ठीक है। तो इसमें जो सॉकेट लगा है उसमें बहुत सारे जो है प्लग है, मल्टी प्लग है, ठीक है। ये मल्टी प्लग है। तो इसमें होगा क्या है, यहाँ पर एक प्लग है नीचे। तो सपोज यहाँ पे आप टीवी देख रहे हो, यहाँ से आप टीवी देख रहे हो, इसके बाद यहाँ से आपने क्या करा, कंप्यूटर जोड़ दिया, टीवी जोड़ दी, फ्रिज जोड़ दिया, रेफ्रिजरेटर, ऊपर आपने क्या जोड़ दिया, ऊपर आपने सपोज गीज़र जोड़ दिया। तो ये 5 एम्पेयर से ज़्यादा करंट क्या करेगा, ड्रॉ करेगा। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा इसमें C ऑप्शन में लिखा है द करंट इंक्रीजेज बियॉन्ड द रेटेड वैल्यू। जो रेटेड वैल्यू होगी उससे ज़्यादा हो जाएगा करंट, ठीक है। और बाकी ऑप्शन जो है इसके सारे गलत हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर। तो एसर्शन तो सही है क्योंकि किलोवाट आवर ही कॉमर्शियल यूनिट होती है एनर्जी की। उसके बाद रीजन में क्या दे रखा है, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 10 की पावर 6 जूल। अरे यार अभी क्वेश्चन कर रहा था, देखो उस क्वेश्चन में हमें दिखाई दे रहा था कि हमने लिखा था 1 किलोवाट आवर होता है 3.6 × 10 की पावर 6 जूल। बट यहाँ पर क्या दे रखा है, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 10 की पावर 6 जूल। तो ये गलत है, ठीक है। तो A क्या है, ट्रू, और R क्या है, फॉल्स। ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये 2024 के क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें मैंने नंबर नहीं लिखा है शायद, तो ये 2024 के सेट 1 का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से 27 से आपके 2024 सेट 1 के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, ठीक है। ये भी 2024 का सेट 1 है, ठीक है। और ये है हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। टोटल रेजिस्टेंस निकलेगा हमारा R1 + R2 + R3, ठीक है। क्या करना है आपने, 2, 4 और 6 को प्लस कर देना, तो आपको मिलेगा 12 ओम। तो ये पहले का आंसर है। फिर एमीटर की रीडिंग निकालनी है। करंट इक्वल टू होता है V/R। V है हमारा 6, R है 12, ये कट जाएगा 1/2 एम्पेयर करंट हो जाएगा। फिर वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालनी है। वोल्ट मीटर देखो कहाँ लगाया हमारा, 4 ओम में, और करंट जा रहा है हमारा सीरीज़ में करंट सेम रहता है। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमें वोल्टेज निकालना है V2 में। तो V2 इक्वल टू होगा IR2। I की वैल्यू हाफ है, R की वैल्यू है 4, तो 4/2 2 वोल्ट। तो 2 वोल्ट के रहने वाला है इसका आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ सिलेंडर कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड एरिया क्रॉस सेक्शन A यूजिंग दिस रिलेशनशिप टू डिटरमाइन द SI यूनिट ऑफ रो। ठीक है। तो पहले पार्ट में हमें फॉर्मूला लिखना है रेजिस्टिविटी का, R, L और A के रिस्पेक्ट में। तो RA/L होता है इसका। उसके बाद यूनिट निकालनी है हमें, SI यूनिट किसकी निकालनी है हमें, SI यूनिट ऑफ रो। तो R की यूनिट होती है ओम, A की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, और L की यूनिट होती है मीटर। मीटर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, हमें मिल जाएगा ओम मीटर, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या रहने वाली है, ओम मीटर, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट है हमारा। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, फाइंड द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर ऑफ लेंथ दे रखी है हमें कितनी, 120 सेंटीमीटर
इसको आपने क्या करना है 100 से डिवाइड कर देना। 100 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 1.2 मीटर। उसके बाद क्या दे रखा, डायमीटर 0.4, डायमीटर कितना है 0.4 मिलीमीटर। तो आपने क्या करना है, इसको सबसे पहले तो आपने मीटर में कर देना है, तो 10⁻³ मीटर हो गया। उसके बाद आपने इसको, ठीक है, इसको इससे रेडियस निकालना है। तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर अपॉन 2, डायमीटर का हाफ यानी कि 0.4/2, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा 0.2 × 10⁻³ उसको। उसके बाद आप देखो 2/10 कर दोगे और 10 यहाँ पर आके आ जाएगा 2 × 10⁻⁴ मीटर, ठीक है। रेडियस आ गया। रेजिस्टेंस है कितना 3 ओम, रेजिस्टेंस कितना 3 ओम। और उसके बाद हमें और भी चीज़ दे रखी है, और क्या चीज़ें दे रखी है हमें, लेंथ हमने लिख दिया, ठीक है। निकालना क्या है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला अभी हमने लिखा था, रेजिस्टिविटी इक्वल टू RA/L, ठीक है। R की वैल्यू क्या है 3 और L की वैल्यू कितनी है 1.2 और एरिया कितना होता है πr², ठीक है। तो यहाँ पर आपने थोड़ा चालाकी करनी है, पहले ही मल्टीप्लाई नहीं करना 3.14 को, पहले आपने क्या करना है, कोशिश करनी है कि सब कुछ कट जाए, ठीक है। कोशिश करनी है सब कुछ कट जाए, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर 3 है और यहाँ पर 3.14 है, तो यहाँ पर 2 का आप स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4 और 10 की पावर आ जाएगी -8, ठीक है। 10 की पावर होगी -8 और नीचे है आपके पास 1.2, ठीक है। ये है मिलीमीटर से मीटर हो गया, 10⁻³ हो गया। अब कोशिश करनी है आपने सब कुछ कट जाए, तो आपको देखो ये कुछ कट जाएगा 0.3 का और ये कट जाएगा यहाँ पे 3 से 0.3 कटेगा 0.1 आ जाएगा। 0.1 का 10 ऊपर चले जाएगा तो आपको मिलेगा 3.1 को 4 को ऐसे ही रहने देना, 10 की पावर -8 + 1 हो जाएगा, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी आ जाएगी 3.14 × 10 की पावर -7 ओम मीटर। तो देखा आपने, ज़्यादा कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ी, सब कुछ हमने ऐसे ही काट दिया बिना मल्टीप्लाई किए, तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये जूल्स लॉ वाला हीटिंग इफेक्ट है जो वही है, इसी को आपने लिखना है कि जब रेजिस्टेंस से कोई भी करंट जाता है तो रेजिस्टेंस हीट अप होता है, जिसकी वजह से हीट रिलीज होती है और इसी को बोलते हैं हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। उसके बाद ड्राइव करना है एक्सप्रेशन फॉर द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस R थ्रू विच अ करंट I फ्लोज फॉर अ टाइम t। तो इसको हमने पहले भी कर चुका है ड्राइव। वर्क का फॉर्मूला VQ लगाना है, V इक्वल टू होता है IR, Q होता है IT, तो मल्टीप्लाई करके आपको मिल जाएगा I² RT। उसके बाद बोलना है कि यही वर्क जो है कन्वर्ट हो जाता है हमारा हीट की फॉर्म में, हीट इक्वल टू हो जाएगा I² RT। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है हमें, 10 ओम रेजिस्टेंस दे रखा है, करंट दे रखा है 2 एम्पेयर, टाइम दे रखा है 100 सेकेंड। तो हमें हीट निकालनी है, हीट इक्वल टू होता है I² RT। तो 2 का स्क्वायर, R है 10, T है 100, तो आपको मिल जाएगा 4000 जूल, ठीक है। तो ये होगा इसका आंसर। 2024 में ये आया था, सेट 1 का ही होगा और नीचे आ गया आपके पास ये सेट 2, 2024 का सेट 2, ठीक है। शो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ 6 ओम सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम। टोटल रेजिस्टेंस हमें चाहिए 9 ओम, तो आपने क्या करना है 2 6 ओम को आपने पैरेलल में लगा देना, ताकि आपको कितना मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा आपको टोटल रेजिस्टेंस 6 × 6/6 + 6, या आप उसका हाफ भी कर सकते हैं। 2 सेम रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में लगते हैं तो उस टोटल रेजिस्टेंस उसका हाफ आ जाता है, यानी कि 3, ठीक है। और 3 को आप अगर 6 ओम से जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा पूरा 9 ओम, ठीक है। ये है आपका टोटल रेजिस्टेंस। समझ में आया क्या, मैंने जो सिखाया समझ में आया क्या? चलो फिर अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इन द गिवन सर्किट कैलकुलेट द पावर कंज्यूम इन वाट्स इन द रजिस्टर 2 ओम। 2 ओम में हमें पावर निकालनी है, तो सबसे पहले हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। टोटल रेजिस्टेंस देखो ये 1 ओम और 2 ओम प्लस हो जाएगा, 1 + 2 3 ओम। आई निकालना है, I इक्वल टू V/R और V की वैल्यू दे रखी 6 वोल्ट। 6 से हमें 6 को 3 से डिवाइड कर देना है, तो 2 एम्पेयर क्या है करंट, ये करंट जा रहा है हमारा 2 एम्पेयर। इस 2 एम्पेयर की वैल्यू, 2 एम्पेयर करंट है, ये 2 ओम में भी जाएगा करंट, सेम करंट जाएगा, सीरीज में सेम करंट जाता है। हमें पावर निकालनी है 2 ओम में, तो हम क्या करेंगे I इंटू, हम फॉर्मूला लगाएंगे इसमें I² R, ठीक है। I लेंगे हम 2
और R ले लेंगे हम 2 2 जो 4 4 जो 8 वाट क्या रहने वाली हमारी पावर रहने वाली। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 34th क्वेश्चन, डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर। ये भी देखो रिपीटेड, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, 3 बार रिपीट हो गया। आपने ये लिखना है कि द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड R। तो इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू होता है V²/R। ठीक है, V और R के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक ओवन है जो वर्क कर रहा है ऑन द मेन्स वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट। वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट। दिस ओवन कंज्यूम्स 11 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। 11 यूनिट्स क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। ई की वैल्यू हमारी 11 यूनिट्स हो गई। यूनिट्स को आपको पता है कि यूनिट्स को हम 1 यूनिट मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। तो 11 किलोवाट आवर हो जाएगी हमारी एनर्जी, और टाइम कितना है? 5 आवर। ठीक है, अब आपको पता है पावर निकालनी है पहले पार्ट में। तो पावर का सिंपल सा फॉर्मूला है एनर्जी अपॉन टाइम। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। एनर्जी को आपने लिखना है 11 यहाँ पे किलोवाट आवर, और टाइम भी आपने आवर में रहने देना है क्योंकि आवर से आवर कट जाएगा। तो 5/11 आपके पास आएगा 2.2 किलोवाट। इसको आपने सबसे पहले वाट में कर देना है। ठीक है, तो आपने 1000 से क्या करना है? मल्टीप्लाई, तो आपको मिल जाएगा 2200 वाट। ठीक है, तो पावर आ गई। अब बी पार्ट में हमने निकालना है करंट निकालना है। ठीक है, करंट निकालने के लिए आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे? यहाँ पे करंट का फार्मूला लगाएंगे आप यहाँ पे P अपॉन वोल्टेज, क्योंकि P इक्वल टू VI होता है ना। तो करंट पावर की वैल्यू है हमारे पास, पावर आई है 2200 अभी निकली पावर ना, वाट ये पावर। और वोल्टेज कितना है हमारा? 220। 0 0 कट जाएगा, 10 आएगा इसका, 10 एम्पेयर की आने वाला हमारा करंट आएगा। ठीक है, सी पार्ट में रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला? V/I। V की वैल्यू कितनी है? 220। करंट कितना है? 10 0 0 कट जाएगा, तो 22 ओम क्या आने वाला है हमारा? रेजिस्टेंस आने वाला है, आ गया है। ठीक है, अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 35। राइट द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस R एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी रो of the material of a conductor in the shape of cylinder of length L and area cross section A, hence drive the SI unit of electrical resistivity। तो ये सेम है क्वेश्चन, ये आया था 2024 के सेट 1 में, ऊपर आप देख सकते हैं। इसमें हमने रिलेशन लिखना है बस। ठीक है, तो फटाफट से कर देता हूँ उसको मैं। रिलेशन लिखना है किसका? SI यूनिट रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का हमने फॉर्मूला बनाया था RA/L, और ओम है इसकी यूनिट, फिर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट है, मीटर से मीटर कट गया था, ओम मीटर इसकी यूनिट आई थी। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट में लिखा था रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑफ द लेंथ। इसको मैं यहाँ कर देता हूँ सॉल्व फटाफट से इस जगह पे। ठीक है, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? 60। लेंथ कितनी है? 3 मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 4 × 10⁻⁷। कैलकुलेट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला RA/L। R की वैल्यू कितनी है? 60। सारी वैल्यू रख देते हैं। R की वैल्यू है 60, एरिया है 4 × 10⁻⁷, लेंथ कितना है? 3। ठीक है, इसको बस सॉल्व करना है आपने। 60 को 3 से डिवाइड करना है तो आपको मिलेगा 20। यहाँ पर 4 है, 10⁻⁷। ठीक है, तो ओम मीटर 20 × 4 आ जाएगा आपके पास, 4 2 8, 80 × 10⁻⁷ ओम मीटर। तो आपको मिल जाएगा 8 × 10⁻⁷ -7 + 1 -6 ओम मीटर। ठीक है, तो ये होने वाला है हमारा क्या? रेजिस्टिविटी। सेकंड पार्ट हो चुका है, अब थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या लिखा है? शो हाउ वुड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बी अफेक्टेड इफ द वायर इज स्ट्रेच्ड सो दैट इट्स लेंथ इज डबल्ड, जस्टिफाई योर आंसर। रेजिस्टिविटी में क्या फ़र्क पड़ेगा अगर अगर हमारी लेंथ डबल हो गई है? बताओ, सोचो एक बार, सोच के देखो। पानी प्यास लगती है बहुत, चलो पानी बाद में पी लेंगे, होने वाला है। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है RA/L। अगर लेंथ डबल हो रही है तो रेजिस्टिविटी हाफ हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टिविटी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? इफ L डबल्स देन रेजिस्टिविटी गेट्स हाफ, रेजिस्टिविटी हाफ हो जाएगी। ठीक है, फटाफट से करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफ ए नेटवर्क ऑफ 5 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स
और 1/5 ओम कैन बी। मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना हो सकता है? ठीक है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस के हम क्या लगाएंगे, इनको पाँचों को क्या लगाएंगे, 5 है ना हमारे पास, तो पाँचों को हम किस में लगाएंगे, सीरीज में। तो R1 यहाँ पर R है, यहाँ पर भी R है, यहाँ पर भी R है, पाँचों का रेजिस्टेंस सेम है ना, तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा क्या आ जाएगा, R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस R, तो 5R आ जाएगा। ठीक है, और R की वैल्यू कितनी है, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 1/5, 5 से 5 कट जाएगा, हमें मिल जाएगा 1 ओम। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा इसका, 1 ओम, और ए ऑप्शन क्या होने वाला है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टडी द IV ग्राफ फॉर 3 रजिस्टर्स R1 R2 R3, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इस क्वेश्चन को भी मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन में रिपीट हुआ है 1 2 बार 3 बार रिपीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखना है आपको कि एंगल इसका छोटा है। ठीक है, IV ग्राफ के लिए मैंने पहले ही बता रखा है आपको, IV ग्राफ में जो रेजिस्टेंस होता है वो एंगल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एंगल कम, रेजिस्टेंस ज़्यादा, रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा। R3 सबसे ज़्यादा होगा, फिर R2 उससे छोटा होगा, और सबसे कम होगा रेजिस्टेंस R1 का, क्योंकि इसका एंगल सबसे ज़्यादा है, स्लोप सबसे ज़्यादा होगा इसका, रेजिस्टेंस सबसे कम। तो आप इसमें टिक मारेंगे R3 सबसे ज़्यादा, ये R3 सबसे ज़्यादा, फिर R2 R1 सबसे कम। ठीक है, ये होगा सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यूज ओम्स लॉस टू डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 3 ओम रजिस्टर। 3 ओम वाले रजिस्टर में हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, 2 ओम 3 ओम और 1 ओम को प्लस कर देंगे, क्योंकि ये सीरीज में है। ठीक है, करंट यहाँ से जाएगा, तो 2 + 3 5, 5 + 1 6, टोटल रेजिस्टेंस आ गया 6। वोल्टेज कितना है, 2 वोल्ट ऊपर दे रखा है, वो बैटरी का वोल्टेज है। ठीक है, और करंट की वैल्यू कितनी है, V/R, तो 6/2, 6/2 हो जाएगा हमारा 3 एम्पेयर। ठीक है, एम्पेयर है। अब यहाँ पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है 3 ओम में। ठीक है, 3 ओम में क्या निकालना है हमें, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर 3 ओम में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो V = हम यूज़ करेंगे I × R। I की वैल्यू कितनी है हमारी 3, और रेजिस्टेंस भी 3 है, तो 3 × 9 वोल्ट। ठीक है, 3 ओम में कितना रेजिस्टेंस है, 9 वोल्ट। अब बढ़ते हैं 39th क्वेश्चन में। 39th क्वेश्चन में देखो पूछा हुआ है हमसे, ये देखा हमें पैराग्राफ, इस पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सीधा क्वेश्चन में आओ। क्वेश्चन में क्या लिखा है, लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ हीटिंग एलिमेंट्स। हीटिंग एलिमेंट की 2 प्रॉपर्टी लिखो। तो 2 प्रॉपर्टी है आपकी, हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई क्या, रेजिस्टिविटी हाई। ठीक है, ये पहले भी आ रखा है, मैंने आपको बताया कि ये जो क्वेश्चन है 2024 में आया है, और ये आ रखा है, देखो आप साफ। पहले ये अलॉय के फॉर्म में आया था कि अलॉय को हम क्यों यूज़ करते हैं हीटिंग एलिमेंट में, तो हाई रेजिस्टिविटी होती है इसलिए। ठीक है, और ये ऑक्सीडाइज भी नहीं होते हैं जल्दी। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं। फिर बी पार्ट में क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ की प्रॉपर्टी लिखनी है 2। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ हमारा जो रहता है इसका हाई क्या होता है, हाई होता है कुछ, हाई तो नहीं होता मेरे ख्याल से कुछ, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है पहले तो, लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस होगा तो करंट पास नहीं होगा वैसे, लो मेल्टिंग पॉइंट लो रेजिस्टेंस होगा, लो रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो रेजिस्टेंस। लो मेल्टिंग पॉइंट होगा तभी तो ये पिघलेगा, और लो रेजिस्टेंस होगा तभी तो करंट आगे जाएगा। ठीक है, अब सी पार्ट है। सी पार्ट में लिखा है, नेम द प्रिंसिपल ऑन विच एन इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क्स। प्रिंसिपल के बारे में लिखना है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो हीटिंग इफेक्ट है वो प्रिंसिपल जिस पे ये वर्क करता है। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट, हीट होने की तो मेल्ट होता है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाती है ना। फिर उसके बाद लिखा है, एक्सप्लेन हाउ अ फ्यूज वायर इज कैपेबल ऑफ सेविंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस फ्रॉम गेटिंग डैमेज ड्यू टू एक्सीडेंटली प्रोड्यूस हाई करंट। इसमें आप ऐसे लिखेंगे, इफ द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज ग्रेटर देन द करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज, then electrical fuse gets melt down and electricity gets cut off and our devices prevents from damage। डैमेज से क्या हो जाते हैं, वो प्रिवेंट हो जाते हैं। तो ऐसे आपने लिखना, जैसे मैंने आपको बोला। अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा से पीछे करो और उसको लिखो। और हिंदी में मैं समझा सकता हूँ आपको। हिंदी में इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ है उसकी कुछ रेटिंग रहती है। ये हमारा फ्यूज़ है, यहाँ से वायर से करंट जा रहा है, ये इनपुट है, और इसके बाद है यहाँ आउटपुट। ठीक है, आपको करंट मिलेगा। तो ये फ्यूज़ की जो शर्त होती है, अगर ये फ्यूज़ है
इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, हमने अभी बताया इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट रीच हो गया तो ये मेल्ट हो जाएगा। अगर ये मेल्ट हो जाएगा तो आगे करंट जाएगा ही नहीं, आगे करंट जाएगा नहीं तो आपका डिवाइस बच जाएगा, ठीक है ना। तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन। फिर उसके बाद सी पार्ट के 2 पार्ट हैं। दूसरा पार्ट में क्या दे रखा है हमें, द पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटर इज 1100 वाट। 1100 वाट है पावर। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 टर्मिनल्स ऑफ द हीटर इज 220 वोल्ट, फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। करंट निकालना है। और दे रखा है व्हाट विल हैपन टू एन इलेक्ट्रिक फ्यूज ऑफ रेटिंग 5 एम्पेयर। देखो यहाँ पर आपको समझ में आएगा डिटेल में। जो रेटिंग दे रखी है ना फ्यूज़ की, रेटिंग ऑफ फ्यूज़ कितनी है, रेटिंग ऑफ फ्यूज़ कितनी है 5 एम्पेयर। अगर 5 एम्पेयर से ज़्यादा करंट जाता है तो जो फ्यूज़ है वो मेल्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाएगी, ये मेल्ट हो जाएगा ऐसे और कनेक्शन पूरा ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो हम निकालते हैं V और P से I की वैल्यू। जो ये I है ये होगा हमारा करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। I इक्वल टू होता है P/V, ठीक है। P की वैल्यू है 1100, V की वैल्यू है 220। 0 से कट जाएगा, 11 10 जा, 11 2 जा, 2 10 जा, 2 5 जा, तो 5 एम्पेयर क्या रहने वाला है हमारा करंट फ्लो हो रहा है हमारा 5 एम्पेयर। और रेटिंग भी कितनी है फ्यूज़ की 5 एम्पेयर, यानी कि 5 एम्पेयर तक ये झेल सकता है। 5 एम्पेयर पे मेल्ट नहीं होगा। जो करंट फ्लो हो रहा है वो उसकी वैल्यू फ्यूज़ की रेटिंग से ज़्यादा होनी चाहिए, तब हमारी इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ होगी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, व्हाट विल हैपन में क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्यूज विल नॉट ब्रेक एंड ऑल डिवाइसेस कीप ऑन रनिंग। सारे डिवाइस हैं वो चलते रहेंगे, ठीक है, बंद नहीं होगा कुछ भी, इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ नहीं होगी, ठीक है। तो ये था इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ 4 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल द रेजिस्टेंस विल बी मिनिमम इफ द डायमीटर लेंथ ऑफ द वायर रिस्पेक्टिवली आर। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में हमें डायमीटर लेंथ दे रखा है, हमें बताना है किसमें रेजिस्टेंस मिनिमम होगा, ठीक है। तो पहले तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप डायमीटर के टर्म्स में याद रख लेना। डायमीटर के टर्म्स में इसका फॉर्मूला होता है 4ρl/πd², ठीक है, ये फॉर्मूला है। और इसकी वैल्यू आप K ले लेना, ठीक है। हमने मान लिया है इसकी वैल्यू क्या है K। अब एक एक करके हम सारे केस में क्या करेंगे, वैल्यू डालेंगे। तो पहले वाले केस में हमारा रेजिस्टेंस आने वाला है, हम क्या करेंगे यहाँ पे लेंथ की जगह पे डालेंगे L/4 डालेंगे। लेंथ की जगह पे क्या डालेंगे L/4। D की जगह पे क्या डालेंगे D/2। D की जगह में क्या डालेंगे D/2। तो यहाँ स्क्वायर कर देंगे। D/2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 2 2 4 ऊपर आ जाएगा और एक नीचे आ जाएगा 4, ठीक है। तो और जो ऊपर 4 है 4ρl/d² नीचे रहेगा, मतलब ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। और 4ρl ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन से आप देखेंगे 4ρl/πd² कितना है K है, तो हमें मिल जाएगा K। तो रेजिस्टेंस में कोई भी चेंज नहीं आया किसमें, पहले पार्ट में, ठीक है। उसके बाद बी पार्ट में देखते हैं रेजिस्टेंस कितना आता है। बी पार्ट में हमारे पास डायमीटर है D/4, ठीक है, और लेंथ है 4l। डायमीटर कितना है D/4। अब 4 का आपने स्क्वायर करना है, ये जो स्क्वायर है ना, ये वाला स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होगा 16 ऊपर चले जाएगा और 16 × 4 भी है। तो 4ρl/πd² को तो आप अलग ले लो, 4 16 या 64 आ जाएगा आपके पास, 64K। तो इसमें रेजिस्टेंस तो बढ़ रहा है, ठीक है। हमें मिनिमम पता करना है, मिनिमम किस में होगा। तो सी वाला भी देख लो आप, सी वाले में क्या करना है, सी वाले में है हमारे पास 2D और L, ठीक है। तो थर्ड रेजिस्टेंस होगा हमारा 4ρ, यहाँ पर लेंथ तो L ही लेनी है वो कह रहा है, और डायमीटर ले लो कितना 2D, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर करना है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा 4, इसको बाहर ले लेना आपने, और 4ρl/πd² को K रख देना, ठीक है। तो K/4 आ गया यहाँ पे। K/4 को आप क्या लिख सकते हैं 0.4228, हाँ 0.25K। अब डी पार्ट में भी देख लेते हैं, डी पार्ट में कितना आता है। मेरे ख्याल से तो सी ऑप्शन होगा इसका, पर डी पार्ट में हमें कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा।
एल की वैल्यू है कितनी, डी पार्ट में 12, ठीक है, तो एल की वैल्यू है 12 और डायमीटर कितना है हमारा, डायमीटर है शायद 4D, 4D यहाँ रख देना, 4D का स्क्वायर, 4D का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 16, 2/16 हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा आपके पास 4ρl/πd स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा 2/16 हो जाएगा आपके पास 1/8 और k हो जाएगा k/8, k/8 हो जाएगा 0.8 1 जाए 8 20 8 2 16 48, हाँ 0.125 k। तो सबसे कम वैल्यू आ रही है आपकी डी ऑप्शन में 0.125, तो डी ऑप्शन इसका क्या रहने वाला है, सही रहने वाला है। सबसे बढ़िया क्वेश्चन था, सबसे हाई लेवल क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है, सबसे अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे ये वाला पूरे PYQ सीरीज में, ठीक है। 40 क्वेश्चन हो चुका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन इन ब्रीफ फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज। अभी मैंने बताया था फ्यूज का फंक्शन क्या होता है, तो ये रिपीट हो रहा है बार बार, तो इस क्वेश्चन को भी टिक मार लेना। इन डोमेस्टिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ करंट रेटिंग 3 किलोवाट, पावर कितनी दे रखी है 3 किलोवाट यानी कि 3000 वाट, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वोल्टेज है 220, फिर करंट निकालेंगे फटाफट, करंट की वैल्यू है P/V और P की वैल्यू है 3000, 3000/220, 0 कट जाएगा और आपको मिल जाएगा यहाँ पे 150 का और 211। आप इसको डिवाइड करो फटाफट, 150 को 150 रुपये देगा, 150 को 11 से डिवाइड करो, आपको मिल जाएगा 13.63 एम्पेयर, ठीक है, 13.63 एम्पेयर आ रहेगा आपका क्या करंट की वैल्यू। और करंट रेटिंग कितनी है देखो इसमें 5 एम्पेयर है, ठीक है, तो करंट की जो वैल्यू है वो रेटिंग से ज़्यादा है, ठीक है, रेटिंग कितनी है इसकी 5 एम्पेयर, तो करंट की वैल्यू जो 13 एम्पेयर है वो 5 एम्पेयर से ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है वो ब्रेक हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, कट ऑफ हो जाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ, इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाएगी क्योंकि करंट की वैल्यू रेटिंग से ज़्यादा है, ठीक है। फिर एक्सप्लेनेशन हो गया। अब नेक्स्ट है स्टेट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को मैंने प्रूफ पहले भी वो कर दिया था इसको, स्टेट V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू IR, राइट फार्मूला फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RP ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टर्स। तो इसमें बस फार्मूला लिखना है पैरेलल का फार्मूला, ठीक है, 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो ये होगा हमारा। उसके बाद बी पार्ट है फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क ऑफ रजिस्टर। फॉलोइंग नेटवर्क ऑफ रजिस्टर्स के लिए हमें रेजिस्टेंस निकालना है। देखो मैंने तुम्हें बताया कि अगर दो सेम रेजिस्टेंस पैरेलल लगे तो उनका टोटल रेजिस्टेंस हो जाता है हाफ, यानी कि R/2 हो जाएगा ये, और ये तो R है ही। अब हमें निकालना है टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे RT लिख देंगे इसको। टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा अब, R प्लस R/2, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 2, फिर यहाँ मिलेगा आपको 2R प्लस R, तो टोटल रेजिस्टेंस आपके पास रहने वाला है 3R/2। ये है हमारा टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो 42 क्वेश्चन भी हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक वोल्टेज सोर्स है 220 वोल्ट और 5 LED बल्ब है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन था। एंड पावर रेटिंग ऑफ द ईच बल्ब इज मार्क्ड इन द सर्किट डायग्राम बेस्ड ऑन द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है स्टेट व्हाट हैपन्स व्हेन की 1 इज क्लोज्ड। अगर की 1 को हम क्लोज कर देंगे, यहाँ से इसको जोड़ देंगे, ये जोड़ दिया हमने, इसको जोड़ देंगे तो ए वाला बल्ब जो है वो ग्लो करेगा, ठीक है, ए बल्ब ग्लोज। फिर उसके बाद दे रखा की 2 को क्लोज कर दिया हमने, सेकंड की को हमने क्लोज कर चुका है, तो इसमें यहाँ से ही जुड़ जाएगा, तो करंट यहाँ से जाएगा, इसमें नहीं जाएगा करंट, तो ये BCDE चारों बल्ब क्या होंगे, ग्लो, बल्ब BCDE ग्लोस, ठीक है, ये लिखना है आपने बस। फिर उसके बाद है फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द बल्ब B व्हेन इट ग्लोस। जब B बल्ब ग्लो हो रहा है तब उसमें करंट निकालना है उस केस में, ठीक है, तो व्हेन बल्ब B ग्लोस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। पहले जो C पार्ट है ना, C का फर्स्ट पार्ट करेंगे पहले, द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब B का बल्ब का रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 11 वाट दे रखा है हमें और 50 वोल्टेज इसकी, तो
पावर का फॉर्मूला होता है V²/R, ठीक है। और सारे बल्ब की जो ये बल्ब लगे हैं B, C, D, E, इन सब का रेजिस्टेंस सेम होगा, जो कि होगा R = V²/P। V की वैल्यू कितनी देखो 55 है, 55 का स्क्वायर होगा, यहाँ पर दे देखिए ना V की वैल्यू देखो, यहाँ पर दे देखिए ये 55, पावर कितनी है 11 वाट, 11 5 या तो 5 5 25, 5 5 25 27, 275 ओम क्या रहने वाला है हमारा इसका आंसर 275। उसके बाद टोटल रेजिस्टेंस निकालना है सारे कॉम्बिनेशन का BCDE का। तो हम क्या करेंगे 275 को 4 से इंटू कर देंगे, क्योंकि 4 बल्ब है ना, 4 बल्ब है हमारे पास B, C, D और ये क्या लगे हुए हैं सीरीज़ में लगे हुए हैं, तो इनको प्लस करेंगे तो यानी कि हम 4 से इंटू करना पड़ेगा। 4 5 20, 2 कैरी 4 से 28 30, 3 कैरी 4 2 8 9 10 11, 1100 ओम रहने वाला है हमारा टोटल रेजिस्टेंस। तो ये भी हो गया सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट भी हो गया, ठीक है। अब हम कर सकते हैं फाइंड द करंट, ये जो बी पार्ट है इसको कर सकते हैं। अब हम फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द बल्ब व्हेन इट ग्लोज। जब बी बल्ब ग्लो करेगा तो करंट कितना जाएगा, तो करंट का फॉर्मूला हम लगा देंगे बी पार्ट में, करंट का फॉर्मूला लगाएंगे V/R, V है हमारा 220 और टोटल रेजिस्टेंस है 1100, 0 0 कट जाएगा, 11 2 जा 11 10 जा, तो आपके मिल जाएगा 1/5 एम्पियर, ठीक है, यानी कि 0.2 एम्पियर। अब हमारा सी पार्ट, ये वाला पार्ट, इसमें क्या लिखा है व्हाट वुड हैपन टू द ग्लो ऑफ ऑल द बल्ब्स इन द सर्किट व्हेन K1 K2 बोथ आर क्लोज्ड एंड द बल्ब C गेट्स फ्यूज्ड। जो बल्ब C है वो फ्यूज़ हो गया, हमने K1 को भी जोड़ दिया, K1 की और K2 की दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ से हमने क्या करा K1 की को जोड़ दिया, K2 की को भी जोड़ दिया, तो क्या होगा, और C वाला जो बल्ब है वो फ्यूज़ हो गया, ये फ्यूज़ हो गया। तो ये जब फ्यूज़ हो गया तो यहाँ से ये जो है इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाएगी, बस करंट यहाँ से जाएगा, ठीक, करंट यहाँ से जाएगा इधर से इधर, ठीक है। ये तो हमारा कट जाएगा पूरा, यहाँ से कोई भी करंट नहीं जाएगा, इसको हटा दो, ठीक है। इसको हटा देंगे तो हम इसमें आंसर में लिखेंगे कि करंट विल गो ओनली इन बल्ब A, ठीक है, बिकॉज C, B, D, E are in series and if one device gets fused then all device will stop working। सारे डिवाइस जो है काम करना बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44वां क्वेश्चन। देखो मैंने तो बताया कि इसका जो अगर पैरेलल में 2 रेजिस्टेंस लगे हैं और दोनों का रेजिस्टेंस जो है वो सेम है तो टोटल रेजिस्टेंस उसका हाफ हो जाता है। अब 2 का हाफ करोगे तो तुम्हें 1 मिलेगा, यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस आएगा 1 ओम। यहाँ पर भी देखो 3 3 3 तीनों लगे हुए हैं, तो यहाँ पर हमने 3 से डिवाइड करना है, 3 / 3 टोटल रेजिस्टेंस आएगा आपके पास 1 ओम। यहाँ पर क्या करना है, देखो 2 + 4 करोगे 6, यहाँ पर 3 + 3 करोगे 6, 6 का डिवाइड करोगे 2 से तो आपको मिलेगा यहाँ पे 6/2 आ जाएगा 3 ओम, समझ लो। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, ठीक है। तो 6 है ऊपर, नीचे भी 6 है, तो 6 का हाफ 3 हो जाएगा। तो ये इसमें 1 ओम नहीं आ रहा है, हमें यही पूछा हुआ है कि द कॉम्बिनेशन हैविंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम। 1 ओम किस में आएगा, ठीक है, इसमें आ रहा है, फर्स्ट में और सेकंड में आ रहा है। फोर्थ में देखो 0.5 है, यहाँ पर 0.5 है, 0.5 का आधा करोगे तो कितना आएगा 0.2 × 4 10 2 4 × 8 तो ये 0.245 है, इसमें भी 1 ओम नहीं आएगा। तो फर्स्ट और सेकंड क्या है इसके आंसर, सी जो है इसका क्या है आंसर, ठीक है। तो 44 क्वेश्चन भी हो गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम ड्रॉज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, द हीट डेवलप्ड इन द आयरन इन 30 सेकेंड। ये दे रखा हमें T, ये है हमारा R, ये है हमारा करंट। हीट निकालनी है, हीट का फॉर्मूला होता है I²R। I की वैल्यू कितनी है 5, R की वैल्यू है 5 का स्क्वायर करना है, R की वैल्यू है 20, टाइम की वैल्यू है 30, तो 25 × 2 × 30, 25 × 2 हो जाएगा 50, ये 25 है, 50 × 30 करना है, तो 3 5 15 1500 जूल क्या रहने वाला है इसका आंसर, जो कि होगा सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन क्या है करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन। 46 क्वेश्चन में दे रखा है 2 वायर है A एंड B ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग सेम लेंथ्स एंड डायमीटर्स
0.2 mm and 0.3 mm respectively are connected one by one in a circuit. Which one of these two wires will offer more resistance to the flow of current in the circuit? Justify your answer. दो वायर का मटेरियल सेम है, लेंथ सेम है और डायमीटर अलग अलग है, ठीक है, डायमीटर अलग अलग है। तो मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ, देखो R1/R2, मटेरियल सेम ना, R1/R2 इक्वल टू होगा d2/d1², ठीक है, सिंपल बात, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ऊपर d2 रखना है 0.3 और नीचे रखना है d1, ठीक है। ये होगा आपका d1 और 0.3 होगा d2, ठीक है। और ये फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है। तो 0.3/0.2 पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, इसका स्क्वायर होगा 3 9 9/4, ठीक है। इसका मतलब क्या है, R1 इक्वल टू है 9/4 R2, ठीक है। या आप ऐसे लिख सकते हैं R2 इक्वल टू 4/9 R1, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपसे ये पूछा है कि किस में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जस्टिफाई योर आंसर। तो जस्टिफाई तो हमने कर दिया है, बस हमने बताना है कि रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा। तो आप ऐसे करोगे R1/R2 को ऐसे कर देना 9/4। तो इसमें देखो रेशियो से आप पता लगा सकते हो, देखो R1 रेजिस्टेंस है 9 और R2 का रेजिस्टेंस कितना है 4। तो इसका मतलब क्या है, R1 बड़ा है R2 से, ठीक है। पहली वायर जो है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर खत्म। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस सर्किट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तो 4 + 6 10, 10 + 16 26, ठीक है। यहाँ तक आ गया आपका 26 रेजिस्टेंस। और 8 और 8 का जो ये है पैरेलल लगे हैं, तो 8 का हाफ हो जाएगा 4, इसका 4 हो जाएगा टोटल। तो 26 + 4 करो, आ जाएगा 30। तो 30 ओम आ जाएगा इसका आपका आंसर, ठीक है। फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी। अच्छा, ए और बी में निकालना था पहले ना, तो ए और बी का जो है पहले तो आएगा 26 ओम, ठीक है। पहले वाले पार्ट में हमें निकालना है ए और बी में, तो इसको हटा देना, 26 आएगा। फिर उसके बाद फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, बी और सी मतलब यहाँ पे, तो इसका आंसर आएगा 4 ओम आएगा इसका आंसर, ठीक है। फिर सी वाले फर्स्ट पार्ट में लिखा है, सी के फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी व्हेन द की इज क्लोज। जब की क्लोज है तो टोटल करंट निकालना है, तो टोटल करंट होगा हमारा टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस आया था हमारा 30 और टोटल वोल्टेज हमारा 6, तो 6 से कट जाएगा, 6 5 से 1/5 एम्पेयर के रहने वाला हमारा करंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है, इसमें लिखा है इन द अबव सर्किट द 16 ओम रजिस्टर और द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रजिस्टर 8 ओम, विच वन ऑफ द टू विल हैव मोर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड, जस्टिफाई योर आंसर। तो दोनों में से 16 ओम में से और 8 ओम और 8 ओम के रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन में कहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। एक है हमारा 16 ओम और 8 ओम का, और दोनों 8 ओम का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम, ठीक है। और हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है 16 ओम का, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर हम लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस इज मोर इन 16 ओम रजिस्टर। 16 ओम रजिस्टर में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। बात सही है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में जाता है वो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्योंकि हमारा जो करंट है वो कहाँ से पास होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, और इलेक्ट्रॉन हमारे हमेशा करंट के अपोजिट फ्लो होते हैं, ठीक है, करंट के अपोजिट फ्लो। तो ये रहना था इसका क्या रीजन, ठीक है। बट रीजन में क्या लिखा है, अ ड्राई सेल मेंटेन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है। तो रीजन भी सही है, एसएस में सही है, बस इसका जो एक्सप्लेनेशन है ना, एक्सप्लेनेशन में ये लिखना था कि इलेक्ट्रॉन मूव्स अपोजिट टू द करंट, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है 49 में एन इलेक्ट्रिक सोर्स कैन सप्लाई है चार्ज ऑफ 500 कूलम और करंट दे रखा है 25 मिली एम्पेयर। देखो मिली एम्पेयर में हमें 10⁻⁻5 जोड़नी पड़ती है, ठीक है, 10⁻³ और चार्ज है हमारा 500। फाइंड द टाइम निकालना है, ठीक है। टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे I = Q/T।
टी इक्वल टू हो जाएगा हमारा आई अपॉन टी इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन आई। क्यू की वैल्यू है हमारी 500 और आई की वैल्यू हमारी 25 इंटू 10 की पावर माइनस 3। ठीक है, 25 से कट जाएगा, 25 टू जा 50, 20 आ जाएगा, फिर 20 इंटू क्या कर देना 10 की पावर 3, तो आपको मिल जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 4 सेकेंड्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास जो है आंसर आ गया और ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ये क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ ए सर्किट कंपोनेंट इज डिक्रीज टू 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू while its resistance remain constant. What change will be observed in the current flowing through it? Name and state the law which helps us to answer the question. ठीक है, तो हमारा V इक्वल टू आई आर होता है। ठीक, वट चेंज विल बी ऑब्जर्व इन द करंट। करंट का फॉर्मूला लिखो V अपॉन आर। आर को चेंज नहीं करा हमने, V को क्या कर दिया 1/3 कर दिया। V 1/3 होगा तो करंट भी क्या होगा 1/3 हो जाएगा, क्योंकि V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और इस लॉ को क्या बोलते हैं ओम्स लॉ। ठीक है, इस लॉ को क्या बोलते हैं ओम्स लॉ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड पार्ट। ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए बैटरी ऑफ 4 1.5 वोल्ट सेल, 5 ओम का रजिस्टर, 10 ओम का रजिस्टर एंड 15 ओम रजिस्टर एंड प्लग की ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। तो सबको सीरीज में कनेक्ट करना है और हमारी जो बैटरी है उसमें 1.5 वोल्ट के सेल हैं, कितने 4। ठीक है, कितने हैं 4, तो 1.5 इंटू 4 हमारे पास आ जाएगा टोटल वोल्टेज 4 5 20 6 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने एक की लगानी है। ठीक है, और रेजिस्टेंस लगाना है 5 ओम का, फिर 10 ओम का, फिर 15 ओम का। ठीक है, उसके बाद क्या है फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द सर्किट। ठीक है, तो इसमें करना क्या है हमें, ये सब कुछ सीरीज़ में है। टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। टोटल रेजिस्टेंस हमारा प्लस करके आ जाएगा 5 + 10 + 15, 15 + 15 30 हो जाएगा, 30 ओम आ जाएगा इसका रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट। वोल्टेज कितना हमारा 6 वोल्ट। करंट की वैल्यू होती है V अपॉन आर। ठीक है, V की वैल्यू है 6, आर की वैल्यू है 30, कट जाएगा 1/6 30, 1/5 एम्पेयर आ जाएगा करंट। उसके बाद क्या लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 10 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, जो 10 ओम का रेजिस्टेंस है यहाँ पर हमें क्या निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमारा करंट कितना मूव हो रहा है, करंट की वैल्यू कितनी है हमारी 1/5। करंट यहाँ से भी 1/5 जाएगा, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा V इक्वल टू आई इंटू आर। आर की वैल्यू यहाँ 10 लेंगे, आई की वैल्यू 1/5 है, 5 से कट जाएगा, 5 2 जाए तो 2 वोल्ट के रहने वाला है यहाँ पे वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। तो ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन 51वां क्वेश्चन। ठीक है, व्हेन इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स सेट टू बी 1 वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कब होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज। ठीक है, यहाँ पर हमें लिखना है इफ़ W इक्वल टू 1 जूल, Q इक्वल टू 1 कूलम, देन पोटेंशियल इज 1 वोल्ट। ठीक है, इफ़ इसको आपने लैंग्वेज में भी लिखना है कि व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज, देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज नोन एज 1 वोल्ट। ठीक है, अब है इसका सेकंड पार्ट में क्या देखा है कॉपर वायर है, उसका डायमीटर है 0.2 mm। ठीक है, तो फटाफट करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले डायमीटर को आप रेडियस में कन्वर्ट करो। ठीक है, रेडियस में कन्वर्ट करो। ये हमारा डायमीटर है 0.2 mm। आपने क्या करना है इसको रेडियस में कन्वर्ट कर देना है, और सबसे पहले तो आपने इसको मिलीमीटर से मीटर में भी करना है। 10 की पावर -3 आ जाएगा। रेडियस आ जाएगा आपके पास डायमीटर का हाफ। तो 0.2 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा 0.1 × 10 की पावर -3 मिलीमीटर, और टोटल आ जाएगा 10 की पावर -4 मीटर। ये मिलीमीटर नहीं मीटर। ठीक है, फिर हमें क्या दे रखा है रेजिस्टिविटी दे रखी है कितनी 1.6 × 10 की पावर -8। रेजिस्टिविटी कितनी दे रखी है 1.6 × 10 की पावर -8 ओम मीटर, और रेडियस तो हो गया। रेजिस्टेंस है 14। ठीक है, रेजिस्टेंस कितना है 14 ओम। और क्या चीज़ें हमें दे रखी है हाउ मच द रेजिस्टेंस चेंज, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक। अच्छा, लेंथ निकालनी। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है ρl अपॉन ए। एल का फार्मूला हो जाएगा RA अपॉन रो। ठीक है, आर की वैल्यू है 14, ए की वैल्यू कितनी होती है πr²,
और रो की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁸। ठीक है, आर की वैल्यू मैंने देखी थी अभी 10⁻⁴ है, तो 14 × 3.14 × 10⁻⁴ का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर रहेगा 1.6 × 10⁻⁸। और आप ऊपर देखेंगे तो अगर 10⁻⁴ का स्क्वायर करो ना 10⁻8 ही हो जाएगी, और नीचे भी 10⁻8। ये तो कटने वाला है, और नीचे आपको 1.6 से ऊपर चले जाएगा, ये एक 10 ऊपर जाएगा तो आपको मिलेगा 31.4, तो 2 8 जा 2 7 जा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे आप, यहाँ से इसको काट देंगे, ये तो कट जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास 15.7। ठीक है, ये हो जाएगा 2 4 जा। तो आपने क्या करना है, 15.7 को मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 7 से। 15.7 मल्टीप्लाई विथ 7, तो आपको मिल जाएगा 109.9/4। ठीक है, फिर इसको भी डिवाइड करना है आपने, देखते हैं क्या मिलता है डिवाइड करके। 109.9 डिवाइड बाय 4, तो आपको मिल जाएगा 27.475 मीटर। ठीक है, तो ये हो गई हमारी लेंथ मीटर में। ठीक है, बाकी अगर किसी का आंसर गलत आया होगा तो माफ़ कर देना। ठीक है, वैसे तो सबका आंसर सही आया है। ठीक है, फ़िलहाल मेरे को नींद आ रही है, मैं चलता हूँ सोने के लिए। अब मैं मिलूँगा आपसे अगले चैप्टर, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के 1 शॉट वीडियो के साथ। तब तक मैं चलता हूँ सोने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।